फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे रैंक ऑडियो बुक पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। हम अपने लोगों को धोखा नहीं देते। अगर तुम्हें कोई समस्या थी तो तुम शिकायत को सुलझाने के लिए लिटिल एल्डर से बात कर सकते थे, लेकिन दूसरे समुद्री डाकू के खिलाफ साजिश करना गलत है। तुम हद पार कर गए। मैं तुम्हारे खिलाफ समुद्री डाकू राजा के पीछे खड़ा रहूंगा। एक समुद्री डाकू होना और दूसरे समुद्री डाकू के खिलाफ साजिश करना सबसे बड़ा अपराध है जो आप कर सकते हैं। यह अपराध अपने आप में मौत की सजा के लायक है। भले ही आपके पास कोई वैध कारण हो, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है वह गलत है। हम समुद्री डाकू राजा के साथ खड़े हैं। हमारी पीठ पीछे साजिश रचने का आपका फैसला गलत था। हम कभी भी उस व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकते जिसने हमारे सबसे पवित्र नियम के साथ विश्वासघात किया है। एक के बाद एक समुद्री डाकू राजा के पीछे खड़े सभी समुद्री डाकू सरदारों ने विद्रोहियों की निंदा की। उन्होंने समुद्री डाकू राजा के प्रति अपना समर्थन दिखाया। समुद्री डाकू प्रमुख बम ने भी इसी प्रकार की बात कही। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। तुम लोगों की मानसिकता आजादी के बिना जीने की है, लेकिन हम ऐसे नहीं जी सकते। अगर हम अपने उद्देश्य के लिए मर भी जाएं तो भी हम खुश रहेंगे, लेकिन हम समुद्री डाकू राजा को मारे बिना नहीं मरेंगे। अगर हमें करना पड़ा तो हम तुम सबका सामना करेंगे। दिन का अंत या तो समुद्री डाकू राजा की मौत से होगा या हमारी मौत से। अगर तुम सब बीच में कूदना चाहते हो तो हम तुम पर भी नरमी नहीं बरतेंगे। विद्रोहियों ने अपना कठोर स्वर जारी रखा। विद्रोही जहाजों ने पहला हमला किया जिसे समुद्री डाकू राजा के जहाज के अवरोध द्वारा रोक दिया गया। उन्हें नष्ट कर दो। समुद्री डाकू राजा ने अपने आदमी को आदेश दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। सभी हमलों को दूसरे पक्ष के अवरोधों द्वारा रोक दिया गया। वे सभी जानते थे कि यह एक लंबी लड़ाई होने वाली थी जो बात पर निर्भर थी कि किसकी बाधा अधिक हमलों को झेलने में सक्षम थी और किसके हमले इतने शक्तिशाली थे कि वे दूसरे जहाजों की बाधाओं को तोड़ सके। जब तक बाधाएं बरकरार थी जहाज सुरक्षित थे। दक्ष इस युद्ध पद्धति को देखकर उबासी लेने से खुद को नहीं रोक पाया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो सामने से हमला करना और अपने हाथों से दुश्मन को मारना पसंद करता था, लेकिन गठन पर हमला और बचाव की लड़ाई उसे सबसे ज्यादा बोर करती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्ष ने 1 घंटे तक लड़ाई देखी, फिर वह इस लड़ाई को देखकर थक गया। वह वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया और निष्कर्ष की प्रतीक्षा करने लगा। इस आदान प्रदान में आधा दिन बीत गया। ये तब हुआ जब पहला जहाज नष्ट हो गया। ये विद्रोही पक्ष का था। अब उनके पास केवल 19 विद्रोही बचे थे। अरे, मैं अभी कुछ सोच रहा था। बमिंग, इधर आओ, दक्ष ने कहा जैसे उसे कुछ याद आया। बमिंग वापस दक्ष के पास चली गई। क्या आपने ये दावा नहीं किया था कि समुद्री डाकू राजा हमारे जहाज को एक ही वार में नष्ट कर सकता है अगर वह नाराज हो या उसे पता चले कि मैं भूत मंदिर से हूँ? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जहाज का हमला इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह दूसरे जहाज के अवरोध को एक ही वार में उड़ा दे? फिर उसका हमला हमारे हमलों जितना ही शक्तिशाली क्यों लगता है? उसे तो जहाजों को नष्ट कर देना चाहिए था। क्या आपने मेरे सामने अतिशयोक्ति की? दक्ष ने समुद्री डाकू सरदार बमिंग से पूछा। नहीं, समुद्री डाकू राजा का जहाज विशेष है। उसने एक बार लिटिल एल्ड की किसी चीज में मदद की थी। लिटिल एल्ड ने उसके जहाज में एक संरचना बनाकर उसका एहसान चुकाया। ये संरचना एक शक्तिशाली हमला करने में सक्षम है जो दुश्मन के जहाज के अवरोध को एक पल में तोड़ सकती है। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने जवाब दिया। वह लड़ाई और दक्ष के बीच बार बार नजरें घुमाता रहा तो वह एक पल में उनकी बाधाओं को तोड़ सकता है। फिर वह इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? वह एक पल में युद्ध समाप्त कर सकता है। दक्ष ने समुद्री डाकू सरदार से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संरचना विशेष है। इसका उपयोग केवल सीमित संख्या में ही किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कितनी बार किया जा सकता है, लेकिन समुद्री डाकू राजा ने इसका उपयोग केवल एक बार पहले किया है। मुझे लगता है कि कुछ बार इसका उपयोग करने के बाद संरचना नष्ट हो जाएगी और वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। लिटिल एल्ड ने उसे ये भी बताया कि वह उसके लिए ये संरचना फिर से नहीं बनाएगी। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने दक्ष को उत्तर दिया। तो यह ऐसा ही है। वह इसे किसी पूर्ण आपातकाल के लिए बचाना चाहता है। ये कोई बुरी योजना नहीं है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जो भी हो, ऐसा नहीं लगता कि वह हारने वाला है। हमारी तरफ के कुछ जहाज भी नष्ट हो जाएंगे। दक्ष ने कुर्सी पर बैठते हुए सब कुछ देखते हुए कहा। युद्ध आधे दिन से अधिक समय तक जारी रहा। लगभग आधे जहाज पहले ही नष्ट हो चुके थे, जबकि विद्रोही पक्ष के 12 जहाज नष्ट हो गए। समुद्री डाकू राजा पक्ष के भी 10 जहाज नष्ट हो गए। विद्रोही पक्ष के पास अब केवल 7 जहाज बचे थे, जबकि समुद्री डाकू राजा के पास 2 उगने जहाज थे। उनके पास समुद्री डाकू राजा के विशाल जहाज को छोड़कर 13 जहाज बचे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समुद्री लुटेरों के सरदार बमिंग के जहाज को भी बहुत नुकसान हुआ था। दक्ष को उनके जहाज के आसपास की दीवार पर दरारें दिखाई दे रही थी। बस इतना
अपना ही जहाज को दूसरे जहाज के पीछे ले जाओ, अगर तुम आगे रहे तो तुम्हारा जहाज नष्ट हो जाएगा। दक्ष ने समुद्री लुटेरों के सरदार को आदेश दिया, क्योंकि उसने देखा कि उनका अवरोध कमजोर पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं किसी और के पीछे छिप गया तो मेरी पूरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने दक्ष को मना कर दिया, मुझे तुम्हारी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारा जहाज लगभग चला जाएगा, तुम पर ज्यादातर हमले हो रहे हैं, तुम्हें वापस लौटना होगा और यह एक आदेश है। मुझे परवाह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपनी बात फिर से नहीं दोहराऊंगा। दक्ष ने समुद्री लुटेरों के सरदार बमिंग से फिर कहा। समुद्री लुटेरों के सरदार ने झिझक हुए इधर उधर देखा, उसने अपने बैरियर को देखा और फिर दुश्मनों को। दक्ष समुद्री लुटेरों के सरदार बमिंग के चेहरे पर किसी और के पीछे छिपने की अनिच्छा देख सकता था, लेकिन दक्ष को इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए इस जहाज की सुरक्षा ही महत्वपूर्ण थी, अन्यथा उसे सब कुछ फिर से दोहराना पड़ता और दूसरे जहाज प्रमुख को मजबूर करना पड़ता, जो स्थिति के आधार पर गलत भी हो सकता था। समुद्री लुटेरों के सरदार ने गहरी सांस ली और फिर अपने आदमियों की ओर देखा। ठीक है, मैं ये करूंगा। दोस्तों, जहाज को समुद्री डाकू प्रमुख हेस्टन के जहाज के पीछे ले जाओ। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने फिर से आदेश दिया। समुद्री डाकू सरदार हेस्टन का जहाज के सबसे नजदीक था और उसने अपना जहाज हेस्टन के जहाज के पीछे ले जाने का फैसला किया। समुद्री लुटेरों के सरदार बमिंग का जहाज धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगा। हालांकि इसने ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन समुद्री लुटेरों के सरदार हेस्टन ने इसे नोटिस कर लिया। जब उसने उन्हें अपने जहाज के पीछे आते देखा तो वह भौचक्का रह गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे जहाज के पीछे क्यों छिपो? क्या तुमने अपनी सारी इज्जत बेच दी है? समुद्री लुटेरों के सरदार हेस्टन ने अपनी आवाज तेज की और जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी चीख ने कई लोगों का ध्यान खींचा, यहाँ तक कि समुद्री डाकू राजा ने भी पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है। वह भी इस व्यवहार पर भौं सिरने लगा, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और अपना पूरा ध्यान सामने की ओर ही लगाए रखा। हमारा बैरियर टूटने के कगार पर है, मुझे इसे ठीक करने के लिए कुछ समय दीजिए, तब मैं आपको अपना जहाज मेरे पीछे रखने दूंगा। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने समुद्री डाकू प्रमुख हेस्टन से कहा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। समुद्री डाकू सरदार हेस्टिंग ने अपना ध्यान पुनः युद्ध पर केंद्रित करने से पहले कहा। चूंकि समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग का जहाज समुद्री डाकू प्रमुख हेस्टन के जहाज के पीछे था, इसलिए वह अधिकांश हमलों से सुरक्षित था, लेकिन उसने दुश्मन पर हमला जारी रखा। लड़ाई एक और दिन तक जारी रही और फिर युद्ध समाप्त हो गया। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ, विद्रोही नष्ट हो गए और उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। अब जब युद्ध समाप्त हो गया था तो समुद्री डाकू राजा ने अंततः अपना ध्यान समुद्री डाकू सरदार बमिंग के जहाज पर केंद्रित कर दिया। विद्रोही जहाज नष्ट हो गए और उनके जहाज पहले ही अराजक सागर में समा गए और फिर कभी नहीं मिले। समुद्री डाकू राजा ने अपना जहाज समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग के जहाज की ओर मोड़ दिया, जो अभी भी समुद्री डाकू प्रमुख हेस्टन के जहाज के पीछे था। बमिंग, तुम क्या कर रहे थे? तुम सच में अपना पद छोड़कर दूसरे के पीछे छिप गए? अगर तुम मौत से इतना डरते हो तो तुम्हें समुद्री लुटेरों का सरदार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सजा तय करने दो। समुद्री लुटेरों के राजा ने उग्र स्वर में कहा। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने दक्ष की ओर ऐसे देखा जैसे वह जो कुछ हुआ उसके लिए दक्ष को दोषी ठहरा रहा हो। समुद्री डाकू राजा, जैसा कि मैंने कहा, मेरा अवरोध बहुत कमजोर था, अगर मैं आगे रहता तो यह एक ही हमले में टूट जाता और मैं लड़ाई जारी नहीं रख पाता, इसीलिए मैं पीछे हट गया ताकि मैं लड़ाई जारी रख सकूं। मैं भागा नहीं, मैंने तो बस अपनी पूरी क्षमता से विद्रोह को मारने के अवसर का उपयोग किया। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने बहाना बनाया। समुद्री डाकू सरदार बमिंग का जवाब सुनकर समुद्री डाकू राजा हताश होकर हंसने लगा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह एक अच्छा बहाना है? तो फिर मैं दूसरों से पूछूंगा, उसने कहा। जो समुद्री डाकू सरदार यह मानते हैं कि समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने कुछ भी गलत नहीं किया, वे अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। यदि दो समुद्री डाकू सरदार भी उसके समर्थन में आ जाएं तो मैं उसे दंडित नहीं करूंगा। आप सब क्या कहते हैं? समुद्री डाकू राजा ने घोषणा की। वह एक काय है जो मौत से डरता है, वह अपनी जान बचाने के लिए समुद्री लुटेरों का सारा आत्मसम्मान त्यागने को तैयार था। वह सजा का हकदार है, उसने गलत किया, उसे दंडित किया जाना चाहिए। हमारे अन्य बहादुर समुद्री डाकू सरदार हमारी शान के लिए मर गए, जबकि वह किसी और के पीछे छिपा हुआ था, उसे दंडित करो। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग को छोड़कर 7 समुद्री डाकू प्रमुख बचे थे और उन सभी ने समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की। उनमें से एक ने भी उसका समर्थन नहीं किया। दक्ष पीछे खड़ा भौं सकोड़ रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि विद्रोह के खिलाफ बमन के साथ लड़ने के बाद भी वे इतनी दूर चले जाएंगे। ऐसा लगता है कि यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। सम डाकू इतने नासमझ क्यों है? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए सोचा, ये खत्म हो गया है। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। जहाज पर मौजूद दूसरे लुटेरों ने भी हार मान ली थी। ऐसा लग
रहा था कि उन्होंने नतीजे को स्वीकार कर लिया था। तैयार रहो, हो सकता है कि इसके नष्ट हो जाने के बाद तुम जहाज छोड़कर भाग जाना चाहो। जुन ने दक्ष को याद दिलाया, ये फिर से वही काम है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अन्य जहाज आपको भूत द्वीप तक नहीं ले जा सकेंगे, आपको उन्हें रास्ते में दिशाएं बतानी होंगी। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने अचानक कहा जब उसने देखा कि दक्ष इधर उधर देख रहा है और उसके इरादे का अनुमान लगा रहा है। क्यों? दक्ष ने पूछा। वे ठीक से नहीं जानते कि यह कहाँ है, केवल मैं और समुद्री डाकू राजा ही भूतद्वीप के विशिष्ट स्थान के बारे में जानते हैं। आपने कहा कि आपने हमें जीवित रखा क्योंकि आप यात्रा के हर सेकंड में उन्हें दिशाएं बताने का झंझट नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन आपको यही करना होगा। समुद्री डाकू सरदार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो या तो मैं तुम्हें बहु या फिर अगर मैं यात्रा को आरामदायक बनाना चाहता हूं तो समुद्री डाकू राजा के जहाज पर नियंत्रण कर लूं। दक्ष ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। दक्ष अभी भी सोच में था जब समुद्री डाकू राजा ने कुछ घोषणा की, सजा तय हो गई है। समुद्री डाकुओं के नियमों का उल्लंघन करने के कारण तुम्हारा जहाज नष्ट कर दिया जाएगा। दक्ष ने घोषणा सुनी और आह भरी, लगता है मुझे तीसरा विकल्प चुनना पड़ेगा, मैं अब शांति और आराम से यात्रा नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी परेशानी है? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अन्य जहाजों ने समुद्री डाकू सरदार बमिंग के जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पहले से ही कमजोर बाधा और भी कमजोर हो गई। दक्ष ने समुद्री डाकू सरदार बमिंग का गला पकड़ा और उसे जहाज के किनारे की ओर खींचा। ज्यादा हिलना मत, मैं पानी से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं। दक्ष ने तैयार होते हुए कहा। वह जहाज के पीछे की तरफ खड़ा था, हमला करने वाले सभी जहाज आगे की तरफ थे। दक्ष जहाज से कूद गया और बमिंग को अपने साथ पानी में ले गया। दोनों को पानी ने निगल लिया, लेकिन दक्ष आगे की ओर तैरने लगा। उसने अपनी आत्मा तलवार निकाली और एक हाथ से उसे पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग को पकड़ लिया। आत्मा तलवार पानी के अंदर आगे की ओर उड़ने लगी और दक्ष को अपने साथ ले गई। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। उसका अवरोध टूटने वाला है, वो क्षमा क्यों नहीं मांग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। समुद्री डाकू सरदार हेस्टिंग ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने बमिंग के जहाज पर बमबारी होते देखा। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग, क्या आप अपने बचाव में कुछ नहीं कहेंगे? समुद्री डाकू प्रमुख हेस्टिंग ने समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग के जहाज का सामना करते हुए फिर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। उसकी भावना और भी प्रबल होती जा रही थी, वह देख सकता था कि कुछ ठीक नहीं है। समुद्री डाकुओं के सरदार ने अपनी आवाज ऊंची करके बात करना शुरू किया और समुद्री डाकुओं के राजा के समक्ष अपनी शंकाएं व्यक्त की। समुद्री डाकू राजा, कुछ गड़बड़ है। जो कुछ हुआ उसके बाद बमिंग चुप नहीं रह सकता, वह न तो पलटकर हमला कर रहा है ही माफी मांग रहा है। मेरा मानना है कि वह शायद जहाज छोड़कर भाग गया है। समुद्री डाकू राजा ने यह सिद्धांत सुना और वह इससे सहमत हुए बिना नहीं रह सका। ये बात निश्चित रूप से कुछ ऐसी थी जो उसका ध्यान आकर्ष कर रही थी। समुद्री डाकू राजा ने सभी को हमला बंद करने का आदेश दिया। बमिंग, क्या तुम वहां हो? मुझे अभी जवाब दो, समुद्री डाकू राजा ने जोर से कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। या तो वह मर चुका है या भाग गया है। वह कमीना हम बहादुर समुद्री लुटेरों के नाम पर बर्बादी है। समुद्री लुटेरों के राजा ने स्थिति को समझते हुए कहा, बमिंग के जहाज पर जो लोग अभी भी बचे हैं, मुझे पता है कि तुम्हारा कप्तान बच गया है। अपना अवरोध कम करो और तुम नष्ट नहीं होगे। हम केवल बमिंग को दंडित करना चाहते हैं। अवरोध कम करो और तुम बच सकते हो और तुम में से एक को बमिंग के जहाज का सरदार भी बनाया जाएगा। समुद्री डाकू राजा ने घोषणा की। समुद्री डाकू राजा की बात काम कर गई। जहाज का बैरियर नीचे कर दिया गया। अन्य समुद्री डाकू सरदारों ने भी अपने जहाजों के अवरोधकों को नीचे दिया और बमिंग के जहाज तक पहुंचने के लिए हवा में चलना शुरू कर दिया। समुद्री डाकू राजा भी अपने जहाज से बाहर निकल आया, लेकिन उसने अपना अवरोध कम नहीं किया। वह भी बमिंग के जहाज पर चला गया। जैसे ही वे जहाज के ऊपर पहुंचे, उन्होंने समुद्री लुटेरों और उनके सेवकों को कतार में खड़े देखा। समुद्री डाकू राजा ने जहाज पर बमिंग को खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग किया। वह सचमुच यहाँ नहीं है। तुम में से कौन मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हुआ था? समुद्री डाकू राजा ने उन आदमियों की ओर देखा। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और समझाने लगा। वह बमन का दूसरा कमांडर था। उसका नाम ड्रेका था। ड्रेकोंटस। समुद्री डाकू राजा ने मुट्ठी बंद करके कहा। उसकी आभा अचानक भयंकर हो गई, जिससे नौकरों को घुटन महसूस होने लगी। मुझे सब कुछ बताओ, उसने कठोर स्वर में कहा। रेका ने बताना शुरू किया कि कैसे उनके जहाज में घुसपैठ की गई और कैसे उन्हें दक्ष को भूत मंदिर तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे दक्ष ने बमिंग को अपना जहाज हेस्टन के जहाज के पीछे छिपाने के लिए मजबूर किया था। जो कुछ भी हुआ था वह सब समुद्री डाकू राजा को बता दिया गया। वे वहां से पानी पर कूद पड़े। ड्रेक ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, तो वह बमिंग को घोस्ट आइलैंड ले जा रहा है। क्या उसने सोचा था कि यहाँ आकर और एक समुद्री डाकू को मजबूर करके वह जिंदा निकल सकता है? ये भूत मंदिर के शिष्य कभी नहीं सीखेंगे। क्या उन्हें लगता है कि वे समुद्र में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वे भूत मंदिर से है? समुद्र हमारा स्थान है, भूत द्वीप नहीं।
उनके समर्थन के बिना वे तुच्छ शिष्य कुछ भी नहीं है। मैं उनसे तंग चुका हूँ। मैं देखूंगा कि वे कैसे भूत मंदिर में जीवित वापस आते हैं। समुद्री डाकू राजा ने पीछे मुड़ते हुए कहा। समुद्री डाकू राजा ने ड्रेकॉन्ट मार नहीं देंगे तब तक हमारा युद्ध समाप्त नहीं होगा। यदि तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो मैं तुम्हें समुद्री डाकुओं के सरदार की उपाधि भी दे सकता हूँ। ये तुम्हारे प्रदर्शन और तुम्हारी वफादारी पर निर्भर करेगा। समुद्री डाकू राजा ने ड्रे से कहा। उन्होंने अन्य समुद्री डाकू सरदारों से ये भी कहा कि उन्हें बमिंग और घोस्ट टेम्पल के शिष्य को खोजने जाना होगा ताकि उन्हें मार सके। समुद्री डाकू राजा अपने जहाज की ओर वापस चला गया। समुद्री डाकू राजा का जहाज भूत मंदिर की दिशा में बढ़ने लगा। वह जानता था कि उसके जहाज की गति पीक स्काईरियम विशेषज्ञ की उड़ान की गति से भी अधिक थी। उसे विश्वास था कि वह जल्द ही बिना किसी कठिनाई के उन तक पहुंच जाएगा। समुद्री डाकू राजा ने भी उन तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है जिनसे वह दक्ष को पकड़ने के बाद उसे यातना देगा। दक्ष अभी भी अपनी आत्मा तलवार की मदद से पानी के नीचे जा रहा था। जब उसे विश्वास हो गया कि वह उनसे काफी दूर है तो वह बमन के साथ पानी से बाहर आ गया। जैसे ही वह पानी से बाहर आया उसने स्नेक मोनाक को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला। हे नश्वर जगत, अपने सुंदर दिव्य स्वामी का स्वागत करो। जैसे वे दुर्बल की भूमि में प्रकट हुए थे। सर्प सम्राट ने बिना इधर उधर देखे ही बाहर आते ही गर्व से घोषणा कर दी। हम यहाँ कोई क्यों नहीं है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ हैं? सर्प सम्राट को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वह समुद्र के बीच में था। जहाँ तक उसकी नजर जाती उसे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता। हर जगह पानी के अलावा कुछ नहीं था। हम समुद्र के बीच में हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और बड़े हो जाओ और हमें जमीन पर ले जाओ। दक्ष ने सर्प सम्राट से कहा। सर्प सम्राट ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी ऐसे बच्चे को देख रहा हो जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। क्या तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो? क्या इस राजा को जाकर कोई वैद्य ढूंढना चाहिए? सर्प सम्राट ने चिंता में पूछा। मुझे पता है तुमने क्या कहा था और मुझे याद है। मेरा विश्वास करो, अगर जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें फोन नहीं करता। मैं खुद तुम्हें दूसरों को धोने के लिए सवारी के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन परिस्थिति की मांग है। चलो मेरी मदद करो। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम आप हमेशा इस राजा को अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मजबूर करते हैं। जो भी हो, एक आखिरी बार। सांप सम्राट ने सहमति जताने से पहले एक नाराज स्वर में कहा। वह धीरे धीरे बड़ा होता गया और इतना बड़ा हो गया कि 2 लोगों को अपने ऊपर उठा सकता था। दक्ष बमन के साथ स्नेक मोनाक पर उतरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम कहाँ जा रहे हैं? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा। यह एक जगह है जिसे घोस्ट आइलैंड कहा जाता है। वह तुम्हें दिशाएं बताएगा, बस उनका अनुसरण करो। दक्ष ने बमिंग की ओर देखते हुए कहा। बमिंग ने असमंजस में दक्ष को देखा। उसे समझ में नहीं आया कि उसे दिशा बताने की क्या जरूरत थी। क्या दक्ष को खुद दिशा नहीं पता थी? क्या वह भूत मंदिर का शिष्य नहीं था? क्या वह उससे झूठ बोल रहा था? ज्यादा मत सोचो। हालांकि मुझे पता है कि भूत द्वीप कहाँ है, लेकिन वह नहीं जानता। मैं उसे दिशाएं बताते रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। उसे दिशा बताओ। एक बार जब हम भूत द्वीप पर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें भूत मंदिर में शामिल होने में मदद करूंगा। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तय हो जाएगी। दक्ष ने समुद्री डाकू सरदार बमिंग को बहाना दिया। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अभी सीधे चलो। सर्प सम्राट उसी दिशा में उड़ने लगा। दक्ष और समुद्री डाकू राजा दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन समुद्री डाकू राजा का जहाज सांप सम्राट से तेज था और उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। यद्यपि धीमी गति से उनकी यात्रा जारी रही और समय बीतता गया। दक्ष ने आसपास के माहौल पर नजर रखी, जबकि बमिंग ने स्नेक सम्राट को दिशाएं बताई। वे अराजक जल से निकलकर साफ पानी में प्रवेश कर गए। दक्ष अब और भी ज्यादा सतर्क था क्योंकि वह क्रिस्टल क्लियर वाटर में था, क्योंकि यह समुद्री राक्षसों का निवास था। जब वह जहाजों में था तो उसे राक्षसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अवरोधक और आक्रमणकारी संरचना राक्षसों से निपट थे। लेकिन अब जब वह अकेला था तो उसे पता था कि अगर कोई राक्षस उसके सामने आया तो उसे उससे लड़ना होगा। वह अपनी राजा की तलवार लेकर आया था, क्योंकि वह किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार बैठा था। उसने अपनी आत्मा की तलवार भी निकाल ली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सौभाग्यवश उन्हें समुद्री राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा और वे स्वच्छ जल के इस भाग को पार कर पुनः अराजक सागर में प्रवेश कर गए। समुद्री डाकू राजा का जहाज और उसका बेड़ा पीछे पीछे आ रहा था। जल्द ही वे भी साफ पानी में पहुंच गए जहां से दक्ष गुजरा था, लेकिन उनकी यात्रा उतनी आरामदायक नहीं थी क्योंकि उनका जहाज इतना भाग्यशाली नहीं था। 3 समुद्री राक्षसों ने जहाजों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी गति रुक गई। जहाजों और राक्षसों के बीच लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और 2 राक्षसों के मरने तथा एक राक्षस के पानी में भाग जाने के साथ समाप्त हो गई। उनके जहाजों ने फिर से दक्ष और समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग का पीछा करते हुए अपनी यात्रा शुरू कर दी। दक्ष की यात्रा जारी रही और वे प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ भूत द्वीप के निकट पहुंच रहे थे। वे एक बार फिर साफ पानी में प्रवेश कर गए, लेकिन इस बार वे नीचे वाले की तरह भाग्यशाली नहीं थे। जैसे जही वे साफ पानी में दाखिल हुए, उनकी मुलाकात एक उड़ने वाली समुद्री मछली से हुई। यह एक विशाल मछली थी जिसके पंख थे। ये उड़ने में सक्षम थी
थी और कुछ समय तक पानी से बाहर भी रह सकती थी। फ्लाइंग सीफिश की त्वचा कवच युक्त थी जो इसे मजबूत सुरक्षा प्रदान करती थी। यह शक्तिशाली ज्वाला हमलों के लिए भी जाना जाता था जो इसके स्वभाव के विपरीत था। इसकी ज्वाला की शक्तियां मूल रूप से पानी के अंदर बेकार थी, लेकिन यह पानी के बाहर काफी मजबूत थी। अच्छी बात यह थी कि दक्ष ने जिस जानवर का सामना किया वह साधना में उतना ऊंचा नहीं था। वह 5वें चरण का आकाशीय क्षेत्र का जानवर था। दक्ष सांप सम्राट के ऊपर खड़ा था क्योंकि वह हमला करने के लिए तैयार था। इसकी साधना भी तुम्हारी साधना जैसी ही है, तुम इसे एक स्थान पर कैद कर सकोगे। ऐसा करो, मैं इसे काट दूंगा। दूसरे जानवरों के आने से पहले हम इसे जल्दी से नी सकते हैं। दक्ष ने सर्प सम्राट से कहा, ये राजा अकेले ही इससे निपट लेता, लेकिन मुझे लगता है कि यह राजा तुम्हारी मदद करेगा। स्नेक नरेश ने अपने रक्त कौशल का उपयोग करने से पहले कहा। उड़ती समुद्री मछली हमला करने ही वाली थी, लेकिन जब वह हमला करने के लिए तैयार हुई तो उसे लगा कि वह अंतरिक्ष और समय में फंस गई है। वह हिलने में सक्षम नहीं थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वह अपने बंधन तोड़ने में सफल नहीं हो सका। उड़ती समुद्री मछली को आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। उसने अचानक देखा कि दक्ष एक उड़ती हुई तलवार पर खड़ा हुआ उसकी ओर आ रहा है। दक्ष फ्लाइंग सीफिश के ऊपर खड़ा था और उसने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई जिससे उसकी बख्तरबंद त्वचा आसानी से कट गई। दक्ष ने तलवार बाहर निकाली और फिर से अंदर घुसा दी, इससे पहले कि वह अपनी तलवार घुमाता और फ्लाइंग सीफिश को 2 हिस्सों में काट देता। फ्लाइंग सीफिश को 2 हिस्सों में काट दिया गया जिससे उसकी जान चली गई। स्नेक मोनाक ने उसके बंधन खोल दिए और फ्लाइंग सीफिश पानी में गिर गई। यह बहुत अजीब है, ये तलवार अब और भी ज्यादा मजबूत लगती है। दक्ष ने अपनी राजा की तलवार को देखते हुए कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह इतनी आसानी से कवच वाली त्वचा को कैसे काट सकती है, जो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी काट रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विजय यापन, क्या ये तलवार अभी भी मजबूत हो रही है या ये सिर्फ मेरी गलतफहमी है? ये संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब से मैंने इसे प्राप्त किया है तब से हर बार जब भी मैंने इस तलवार का उपयोग किया है तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है। क्या ये वास्तव में संभव है? दक्ष ने तलवार को देखते हुए बुदबुदाया। ये संत राजा जिया नबू की तलवार थी, इसलिए जब यह अपने चरम पर थी तो ये बहुत मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन समय के साथ यह बहुत खराब और कमजोर हो गई। क्या ये समय के साथ अपनी खोई हुई ताकत वापस पा रही है या यह म्यान के अवशिष्ट प्रभाव के कारण था? दक्ष ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके तलवार की हुई रेखाओं को देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। ऐसा लग रहा था कि तलवार एक नश्वर श्रेणी की तलवार थी और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। दक्ष ने जितनी अधिक इसकी जटिलताओं को जानने की कोशिश की वह उतना ही अधिक उलझन में पड़ गया। खोजने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। क्या आप आ रहे हैं या मैं आपके लिए वहीं एक तंबू लगा दूं? दक्ष अभी भी गहरी सोच में था। जब उसने सांप सम्राट की आवाज सुनी वह अपनी हैरानी से बाहर आया और सर्प सम्राट की ओर देखा और पीछे हटने लगा। दक्ष सांप सम्राट की पीठ पर उतरा। चलो आगे बढ़ते रहे, दक्ष ने जवाब दिया। समुद्री लुटेरों का सरदार बमिंग अभी भी सदमे में बैठा था। दक्ष द्वारा फ्लाइंग सी फिश को मारने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसने कितनी आसानी से फ्लाइंग सी फिश को मार डाला जो लगभग उसके बराबर ही शक्तिशाली थी। मैंने भूत मंदिर के शिष्यों के डरावने होने की कहानियां सुनी है और यह इसे साबित करता है वे राक्षस है। फ्लाइंग सी फिश भी मारे जाने से पहले उनका विरोध नहीं कर सकी। अगर एक शिष्य इतना शक्तिशाली है तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि पूरा भूत मंदिर कितना शक्तिशाली होगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर कोई भूत मंदिर से इतना डरता है। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। सर्प सम्राट अपनी चरम गति से आगे बढ़ने लगा और बमिंग ने फिर से उन्हें दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे एक और दिन उड़ते रहे। इससे पहले कि दक्ष को कुछ पता चलता वह दूर क्षितिज पर जहाजों के एक बेड़े को देख सकता था जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अच्छा नहीं है, दक्ष ने जहाजों को घूरते हुए कहा। ओह नहीं, वे करीब आ रहे हैं, ये खत्म हो गया है। भूत द्वीप के अवरोध तक पहुंचने के लिए अभी भी 2 दिन की यात्रा बाकी है, हम इसे नहीं कर सकते। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ कहा। क्या कुछ मूर्ख हमारा पीछा कर रहे हैं? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा। हाँ, कुछ बेवकूफ लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं। कोई असामान्य बात नहीं है, दक्ष ने मजाक में कहा। ऐसा नहीं लगता कि भागने से काम चलने वाला है। मैं समुद्री डाकू राजा के जहाज पर कब्जा नहीं करना चाहता था क्योंकि यह बहुत ज्यादा काम लग रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यही एकमात्र रास्ता है। तुम आगे बढ़ते रहो, उन्हें ये सोचने दो कि हम भाग रहे हैं जबकि मैं उनके जहाज में घुस जाऊंगा। जब वे अनजान हो तो उन पर हमला करना बेहतर है बजाय उनके आमने सामने होने के। दक्ष ने स्नेक सम्राट से कहा जब वह अपनी आत्मा तलवार पर खड़ा था। रुको, तुम समुद्री डाकू राजा को कम आंक रहे हो, वह बहुत शक्तिशाली है। वह आकाश के शिखर पर रहने वाला साधक है, उसे कम नहीं आंका जा सकता। साथ ही उसके जहाज के अंदर घुसना आसान नहीं है। उसका बैरियर मेरे बैरियर जैसा बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि दूसरे जहाजों के बैरियर की तुलना में उसका बैरियर दोगुना मजबूत है। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने दक्ष
को चेतावनी दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाधा कितनी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि बाधा मुझे रोक पाएगी। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह वापस उड़ने लगा और बमिंग की आंखों के सामने से गायब हो गया। उसने अपना शैडो ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय कर लिया था और रात के अंधेरे में गायब हो गया, यहाँ तक कि उसकी आभा भी गायब हो गई थी। दक्ष समुद्री डाकू राजा के जहाज की ओर बढ़ता रहा। समुद्री डाकू राजा का जहाज सबसे आगे था, लेकिन उसके पीछे 7 जहाज थे। दक्ष समुद्री डाकू राजा के विशालकाय जहाज के पास पहुंच गया। जैसे ही वह समुद्री डाकू राजा के जहाज के अवरोधक के पास से उड़ा, वह अंदर देखने में सक्षम हो गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने सफेद कपड़े और लाल जैकेट पहन रखी थी, जिसके सीने पर एक काली खोपड़ी का चिन्ह बना हुआ था। समुद्री डाकू राजा सीधा खड़ा था। उसके लंबे सफेद बाल एक चोटी में बंधे थे जो उसके कंधों तक आ रही थी। वह सीधा खड़ा था और सांप सम्राट की ओर देख रहा था। चलो देखते हैं कि तुम कहां भाग सकते हो, समुद्री डाकू राजा ने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ आगे देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वही हो जिसने मेरे बेटे और मेरी पत्नी की हत्या की है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन कुचलकर तुम्हें नरक में भेजना चाहूंगा। दक्ष बैरियर के बाहर खड़ा था, इसलिए वह सुन नहीं सका कि समुद्री डाकू राजा क्या कह रहा था, लेकिन उसने समुद्री डाकू राजा के चेहरे पर उस डरावनी मुस्कान को देखने के बाद कल्पना की कि वह क्या कह रहा होगा। दक्ष जहाज के पीछे चला गया और एक खाली जगह ढूंढकर उसने समुद्री डाकू राजा के जहाज के अंदर टेलीप करने के लिए अपने टेलीप का इस्तेमाल किया। उसने जो स्थान चुना वह जहाज का सबसे खाली स्थान था, लेकिन फिर भी वहां एक समुद्री डाकू था। दक्ष के हाथ में पहले से ही राजा की तलवार थी। जैसे ही वह समुद्री डाकू के पीछे पहुंचा, उसने अपना हाथ समुद्री डाकू के मुंह पर रख दिया और अपनी तलवार समुद्री डाकू की छाती में घोंप दी। समुद्री डाकू ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला जो दक्ष के हाथों पर गिरा। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया, जिससे समुद्री डाकू का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। दक्ष ने समुद्री डाकू को मारकर उसे मुक्त कर दिया। उसके शरीर के दोनों हिस्से जमीन पर गिर गए। उसे मारने के बाद दक्ष ने अपने हाथ पोंछ और पीछे मुड़ गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके पूरे जहाज को स्कैन किया। ये क्या है, उसने सोचा जब उसने जहाज के अंदर एक लड़की को देखा जो जेल की कोठरी जैसी लग रही थी। लड़की के सुंदर हरे बाल थे जो प्रकृति की याद दिलाते थे। उसकी आंखें नीले रंग की हल्की छाया थी जैसे सुंदर साफ समुद्र। उसका चेहरा गोरा था और उसकी नाक पतली थी। वह पूरी तरह से मासूम लग रही थी, जैसे उसने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम न किया हो। उसने हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी जो बहुत ही शानदार लग रही थी, मानो वह किसी राजकुमारी की पोशाक हो। क्या उन्होंने किसी द्वीप पर राजकुमारी का अपहरण कर लिया है? दक्ष ने सोचा, जो भी हो मैं यहाँ काम पूरा करने के बाद उससे पूछ सकता हूँ। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। उसने जिया को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला और उसे बताया कि वे एक दुश्मन जहाज में है। उसने उसे ये भी बताया कि उसे क्या करना है। दक्ष ने पूरी जगह को स्कैन किया था और वह जानता था कि इस जहाज पर 7 आकाशीय क्षेत्र के साधक और 2 पृथ्वी क्षेत्र के साधक थे। उनमें से 3 प्रारंभिक आकाश क्षेत्र में थे जबकि अन्य 3 मध्य आकाश क्षेत्र में थे। उच्च आकाश क्षेत्र में केवल एक ही था, लेकिन वह अकेला व्यक्ति सबसे बड़ी समस्या था क्योंकि वह खुद समुद्री डाकू राजा था। दक्ष युद्ध की बांसुरी का उपयोग नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे वह बाद में कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता, इसलिए उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके उनसे निपटना पड़ा, जो इस तथ्य को देखते हुए आसान नहीं था कि समुद्री डाकू राजा की साधना उसके मुकाबले एक प्रमुख क्षेत्र से अधिक ऊंची थी। उसके छाया परिवर्तन के उसके सामने काम न करने की संभावना अधिक थी, इसलिए वह जानता था कि युद्ध आन था। हालांकि दक्ष के पास आकाशीय क्षेत्र के साधकों से निपटने का एक और तरीका था। वह बिना किसी हलचल के उनसे निपटने के लिए अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्ष पकड़े न जाने के प्रति सावधान रहते हुए आगे बढ़ता रहा। वह कुछ नौकरों से मिला, लेकिन उसने अपने भ्रम के नियम को सक्रिय कर दिया ताकि वह ऐसा लगे कि वही मारा गया समुद्री डाकू है। दक्ष एक कमरे में गया जहां मध्य आकाश क्षेत्र का एक साधक आराम कर रहा था। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके पहले ही उसका स्थान पता कर लिया था। वह दरवाजा खटखटा कर दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। दरवाजा जल्द ही मध्य आकाश क्षेत्र समुद्री डाकू द्वारा खोला गया था और वह तुरंत दक्ष के भ्रम से प्रभावित हुआ। समुद्री डाकू ने दक्ष को देखा और दक्ष के भ्रम के कारण उसे समुद्री डाकू राजा के रूप में देखा। मेरे राजा, आकाशीय क्षेत्र के समुद्री डाकू ने दक्ष का अभिवादन किया। मुझे सूचना मिली है कि किसी ने जहाज में घुसपैठ की है, मुझे अपना कमरा जांचने दो। दक्ष ने स्काईरियम समुद्री डाकू से कहा। मध्य आकाश क्षेत्र समुद्री डाकू एक तरफ चला गया। बेशक मेरे कमरे में कोई नहीं आया, लेकिन अगर मेरे कमरे की भी जांच की जाए तो मुझे अधिक सहजता महसूस होगी। मिथ स्काईरियल पायरेट ने दक्ष से कहा और उसने सहमति में सिर हिलाया। वह कमरे में वापस चला गया और दक्ष को अंदर आने के लिए जगह दी। दक्ष ने समुद्री डाकू पर नजर रखते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसे पता था कि जैसे ही वह अपनी नजरें हटाएगा उसका भ्रम टूट जाएगा। उसने बिना पीछे
पीछे देखे दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला, दक्ष ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा और मिड स्काई रियल पायरेट के पीछे की दीवार की ओर इशारा किया। समुद्री डाकू हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि समुद्री डाकू राजा क्या बात कर रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या घुसपैठिया वास्तव में उसके कमरे में घुस आया था। क्या चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ मिड स्काई रियल समुद्री डाकू पीछे मुड़ा, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ भी नहीं मिला। वह दक्ष की ओर मुड़ने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता एक तलवार घूमती हुई आई और उसका सिर काट दिया। समुद्री डाकू की तुरंत मौत हो गई क्योंकि उसका शरीर और सिर जमीन पर गिर गया। ये चोरी छिपे काम बुरा नहीं है, उनसे लड़ने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बुरी बात यह है कि इसके अपने नुकसान भी है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने समुद्र डाकू के शव को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि उग्र होना कभी समाधान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उसके दोनों उत्तराधिकारी लड़ाई जीतने के लिए हिंसक तरीके को क्यों पसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब दुश्मन का सामना करने के अलावा कोई विकल्प ना हो। जुन ने जवाब दिया। जब दक्ष कमरे के अंदर था, जिया जहाज के दूसरे कोने में पृथ्वी क्षेत्र के समुद्री डाकुओं से निपट रही थी। बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अब दूसरे शिकार को पकड़ने का समय आ गया है, दक्ष ने दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। उसने आसपास के माहौल पर नजर रखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय रखा। ज्यादातर समुद्री लुटेरे आगे की ओर ध्यान लगाए हुए थे, समुद्र में अपने लक्ष्य की ओर देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर को नहीं पता था कि उनके पीछे क्या हो रहा है। उनमें से किसी ने भी कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी अभेद्य बाधा के सक्रिय रहते हुए कोई उनके जहाज में घुसपैठ कर सकेगा। दक्ष जहाज के सामने एक अन्य मध्य आकाश क्षेत्र साधक की ओर चला गया। उसने एक बार फिर अपना भ्रम का नियम सक्रिय कर दिया। इस बार उसका लक्ष्य 3 मध्य आकाश क्षेत्र के साधकों में से दूसरा समुद्री डाकू था। इस बार उसने एक अलग भ्रम पैदा किया क्योंकि वह उस समुद्री डाकू को दूसरी समुद्री डाकू राजा को नहीं दिखा सका, क्योंकि असली समुद्री डाकू राजा उसके सामने खड़ा था। उसने मध्य आकाश क्षेत्र के साधक का भ्रम पैदा किया जिसे उसने पहले ही मार दिया था। अरे, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, दक्ष के मायावी समुद्री डाकू ने दूसरे मध्य आकाश क्षेत्र के समुद्री डाकू से कहा। दूसरा समुद्री डाकू वह व्यक्ति था जिसके पास केवल एक हाथ था। जब वह छोटा था तो एक लड़ाई के दौरान दूसरे व्यक्ति ने उसका एक हाथ काट दिया था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उस व्यक्ति को मार डाला जिसने उसका हाथ काटा था और समुद्री डाकुओं में शामिल हो गया। क्यों, क्या कुछ हुआ है? अकेले हाथ वाले समुद्री डाकू ने दक्ष को जवाब दिया। हाँ, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, भ्रामक समुद्री डाकू ने उत्तर दिया। दूसरे कमजोर लुटेरों ने अकेले हाथ वाले लुटेरे को अजीब नजरों से देखा क्योंकि उन्होंने उसे हवा से बात करते देखा था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। उन्हें दूसरों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी। अकेले समुद्री डाकू ने भौं सिकड़ी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे दिखाओ, उसने कहा और भ्रम का पीछा करना शुरू कर दिया। दक्ष ने अकेले समुद्री डाकू पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और उसे उस कमरे में ले गया जहां उसने समुद्री डाकू को मार डाला था। खुद ही खोलकर देख लो, मैंने एक दुश्मन को पकड़ लिया है, भ्रम ने समुद्री डाकू से कहा और उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। एकल हत्था समुद्री डाकू कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे दक्ष भी दाखिल हुआ तथा उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कुछ मिनटों के बाद दक्ष चेहरे पर मुस्कान लिए कमरे से बाहर आया। उसने 3 मध्य आकाशीय समुद्री लुटेरों में से 2 को मार गिराया था। उसने वही तरीका अपनाया और एक के बाद एक जहाज से समुद्री लुटेरों को मारता रहा। जल्द ही जहाज के सभी आकाशीय क्षेत्र के समुद्री डाकू मारे गए। दूसरी ओर पृथ्वी क्षेत्र के साधकों को जिया ने मार डाला। समुद्री डाकू राजा अभी भी उस उड़ते हुए जानवर को देख रहा था जिसका वे पीछा कर रहे थे। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे उसके लोग मर रहे हैं। बाकी लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए अब कोई भी मुझे बाधित नहीं कर सकता। समुद्री डाकू पर हमला करने का समय आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये काम करेगा। दक्ष ने पीछे से समुद्री डाकू राजा की ओर देखते हुए कहा। वह समुद्री डाकू राजा की ओर चला गया। रुवान, हम उन तक पहुंचने वाले हैं, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। समुद्री डाकू राजा ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और कहा। समुद्री डाकू राजा ये देखकर चौंक गया कि डेक अब खाली था। उसके पीछे कोई समुद्री डाकू नहीं था, उसके पीछे सिर्फ दक्ष खड़ा था जिसने अचानक एक भ्रम पैदा कर दिया था जिससे वह एक हाथ वाले समुद्री डाकू जैसा दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, सब लोग कहाँ हैं? समुद्री डाकू राजा ने दक्ष से पूछा। महाराज, वे लोग एक छोटे से मामले से निपटने के लिए पीछे चले गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, दक्ष ने अपने भ्रम का उपयोग करते हुए उत्तर दिया जिससे उसकी आवाज एकल हत्थे वाले समुद्री डाकू की तरह लग रही थी। उनसे कहो कि वे वापस आए और हमला करने के लिए तैयार हो जाए। समुद्री डाकू राजा ने पीछे मुड़ने से पहले कहा। दक्ष ने अपने भ्रम के नियम को रद्द कर दिया और समुद्री डाकू राजा के पीछे टेलीप हो गया तथा उसने अपनी तलवार समुद्री डाकू राजा की गर्दन की ओर घुमाए। समुद्री डाकू राजा के शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट निकला जिसने दक्ष को पीछे फेंक दिया। समुद्री डाकू राजा ने पीछे मुड़कर देखा और आह भरी, क्या तुम भूत मंदिर के शिष्य हो जिसका हम पीछा कर
रहे हैं। मुझे कहना चाहिए मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं गलत होऊंगा, क्योंकि दूसरे विकल्प का मतलब होगा कि तुमने मेरे सभी लोगों को मार डाला। अब तुम्हारे हाथ पर और भी खून है, समुद्री डाकू राजा ने कहा जब उसने दक्ष पर नजर डाली जो जमीन पर पड़ा था। मुझे किसने पहचाना? क्या ये हत्या का इरादा था या मेरी तलवार की आभा थी? दक्ष ने खड़े होते हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये तुम्हारा उत्तर था? केवल एक व्यक्ति मुझे मेरा राजा कहता है और वह व्यक्ति नहीं था जिसे तुम होने का नाटक कर रहे थे, समुद्री डाकू राजा ने जवाब दिया, क्योंकि उसने अपनी तलवार को अपनी भंडारण अनुभूति से बाहर निकाला और दक्ष की ओर इशारा किया। मुझे इसकी उम्मीद थी। मैंने एक व्यक्ति को तुम्हें इस तरह से संबोधित करते हुए सुना और मुझे लगा कि हर कोई तुम्हें इसी तरह से संबोधित करता है। यह मेरी ओर से एक चूक थी, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही तुमने वह गलती ना की हो, फिर भी कई सुराग थे, परिणाम फिर भी वही होता। अब जब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर पता चल गया है तो तुम शांति से मर सकते हो, समुद्री डाकू राजा ने दक्ष से कहा। दक्ष के हाथ में अभी भी राजा की तलवार थी, जबकि उसकी आत्मा की तलवार उसके चारों ओर उड़ रही थी। समुद्री डाकू राजा तुरंत दक्ष के सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार से वार किया। दक्ष की आत्मा तलवार उसके सामने आने के लिए आगे बढ़ी। आत्मा तलवार ने समुद्री डाकू राजा की तलवार को रोक दिया, जिससे वह चौंक गया। दक्ष ने समुद्री डाकू राजा के पीछे टेलीप किया और अपनी राजा की तलवार से हमला किया, लेकिन समुद्री डाकू राजा ने तेजी से प्रतिक्रिया की और अपने शरीर को आगे झुकाया और पीछे की ओर लात मारी। उसकी गति दक्ष की अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी। लात दक्ष की छाप पर लगी, जिससे वह पीछे की ओर उछल गया। दक्ष एक लकड़ी की दीवार से टकराया जो तुरंत टूट गई। वह पीछे की ओर उड़ता रहा और आखिरकार एक कमरे में जमीन पर गिर गया। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, यह आदमी इतना ताकतवर क्यों है? दक्ष ने बैठते हुए मुंह से खून निकाला। वह समुद्री डाकू राजा को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। बेशक वह मजबूत होगा, पीक स्काई रियल कल्टिवेटर्स कमजोर नहीं है। आपने पहले भी उसके जैसे किसी का सामना नहीं किया है, लेकिन मैं आपको सावधान रहने का सुझाव दूंगा। सुनिश्चित करें कि आप डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग न करें। अगर यह सबसे खराब स्थिति में आता है तो बस युद्ध की बांसुरी का उपयोग करें। जब आप हिलने में असमर्थ होंगे तो जिया आपकी रक्षा के लिए यहाँ होगी। जुन ने दक्ष को बताया, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन मैं समुद्री लुटेरों का सामना करने के लिए एक साधारण व्यक्ति नहीं बनना चाहता। चलो देखते हैं कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है उससे क्या कर सकता हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। उसकी आत्मा तलवार वापस आ गई थी और वह उसके सामने तैर रही थी। दक्ष इस बार आगे बढ़ा, उसने अपना दानव सम्राट शरीर सक्रिय कर लिया। वह पूरी ताकत से उसका सामना करना चाहता था ताकि देख सके कि क्या वह कुछ हासिल कर सकता है। दक्ष बिजली की तरह आगे उड़ गया और उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाए। समुद्री डाकू राजा ने भी अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमा लिए और पूरे जोश के साथ दक्ष के हमले का सामना किया। दक्ष की तलवार और समुद्री डाकू राजा के बीच टकराव हुआ, जिससे एक चमकदार चिंगारी निकली। उनके आसपास हवा का दबाव बदल गया क्योंकि उनके कपड़े पीछे की ओर तैरने लगे, लेकिन समुद्री डाकू राजा को जरा भी पीछे नहीं हटाया गया। वास्तव में ये लोग था जिसे पीछे धकेला जा रहा था। आत्मा तलवार पीछे से आए और समुद्री डाकू राजा की पीठ पर हमला किया, लेकिन एक और आत्मा तलवार कहीं से भी आ गई और उसने दक्ष की आत्मा तलवार को रोक दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी और के पास आत्मा की तलवार होगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। आप घोस्ट टेम्पल के शिष्य हैं, लेकिन क्या आपने वास्तव में सोचा था कि ऐसा कोई और नहीं होगा जिसके पास ऐसी तलवार होगी? समुद्री डाकू राजा ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। दक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्री डाकू राजा के पास एक आत्मा तलवार भी होगी। उसे समझ में नहीं आया कि समुद्री डाकू राजा एक आत्मा को कैसे वश में कर सकता है और उसे अपनी तलवार के अंदर रख सकता है। उसे नहीं पता था कि आत्माओं को पकड़ने के और भी तरीके हैं, हालांकि बहुत कम लोग ही उन तरीकों को जानते थे। छोटी बड़ी जू ऑक्सिन उन लोगों में से एक थी। उसने यह आत्मा तलवार समुद्र डाकू राजा को उपहार में दी थी, लेकिन दक्ष को इसके बारे में पता नहीं था। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास वह भी है, लेकिन क्या तुम्हारे पास यह है? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऊपर देखो, समुद्री डाकू राजा ने भौंसलक ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उसे खतरा महसूस हुआ। वह तुरंत एक तरफ हट गया और दक्ष को पीछे छोड़ दिया। हालांकि वह किसी तरह किनारे हटने में सफल रहा, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सका। जो तलवार उसकी पीठ पर वार करने वाली थी उसने उसके हाथ पर वार कर दिया। उसके हिलने से हालात और भी खराब हो गए क्योंकि उसका बायां हाथ पीछे वाले हाथ से पूरी तरह कटकर जमीन पर गिर गया। समुद्री डाकू राजा जमीन पर रुक गया और उसने अपने कंधे की ओर देखा और पाया कि उसका हाथ गायब था। उसे भी बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने दक्ष की ओर देखा कि किसने उस पर हमला किया था। उसने वहां एक खूबसूरत लड़की को खड़ा देखा, लेकिन वह उसमें कोई जीवन आभा महसूस नहीं कर सका। यही कारण था कि जब उसने उस पर हमला किया तो वह उसे पहचान नहीं सका। एक लाश की कठपुतली। समुद्री डाकू राजा ने जिया को देखते हुए कहा, मुझे कहना चाहिए यह अप्रत्याशित था, लेकिन मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था।
इसके अलावा अब जब मुझे उसके बारे में पता चल गया है तो तुम्हारा आश्चर्यजनक हमला काम नहीं करेगा, तुम आज भी मरोगे और मैं तुम्हारे शरीर के हर छोटे हिस्से को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समुद्री डाकू राजा ने अपने चेहरे पर जानलेवा नजर डालते हुए कहा। उसकी जानलेवा आभा आसपास के क्षेत्र में तथा उसके अपने जहाज के बाहर भी फैल रही थी। अन्य जहाजों के समुद्री डाकू सरदार भी उस जानलेवा आभा को महसूस करने में सक्षम थे। तारांकित मंदिर के एक शिष्य को मारने में सक्षम होने पर इतना उत्साहित है। उन सभी ने सोचा कि यह उस व्यक्ति के लिए है जिसका वे पीछा कर रहे थे, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि दुश्मन पहले से ही समुद्री डाकू राजा के जहाज में था और वह समुद्री डाकू राजा की आवाज को काटने में भी कामयाब हो गया था। उन सभी ने जानलेवा आभा को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान उस जानवर पर केंद्रित कर लिया जिसका वे पीछा कर रहे थे। तरानकन 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 तारांकित, मैं तुम्हें उन सभी चीजों का बदला चुकाऊंगा जो तुमने मुझे दी है और एक दिन में ये सुनिश्चित करूंगा कि भूत मंदिर नष्ट हो जाए, भले ही मुझे अपनी आत्मा शैतान को देनी पड़े। मेरे जीवन का एकमात्र मिशन भूत मंदिर का विनाश है और आज मैं तुम्हें काटकर इसकी शुरुआत करूंगा, समुद्री डाकू राजा ने गुस्से में कहा और वह पागलों की तरह दक्ष की ओर बढ़ा। दक्ष फिर से उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ी जबकि उसने जिया को छिपकर हमला करने का मौका दिया क्योंकि समुद्री डाकू राजा उसे देख या उसकी चाल को महसूस करने में असमर्थ था। लेकिन जैसे ही वह समुद्री डाकू राजा के पास पहुंचा उसने हवा का रुख बदलते देखा। समुद्री डाकू राजा अपने स्थान से गायब हो गया और अपनी तलवार घुमाते हुए जिया के पीछे आ गया। जिया ने हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाई, वह भी टूटी पतन की तरह पीछे फेंक दी गई। वह जमीन पर गिर पड़ी लेकिन वह घायल नहीं दिखी, भले ही उसकी ताकत ओरिजिन क्रिस्टल का उपयोग किए बिना पीक अर्थ रियल कल्टेटर के बराबर थी, लेकिन उसकी रक्षात्मक ताकत बहुत ज्यादा थी। जब बचाव की बात आई तो वह समुद्री डाकू राजा से ज्यादा मजबूत थी, केवल उसकी ताकत कम थी। दक्ष को ये बात पता थी और इसीलिए वह उसकी रक्षा करने के लिए उसके आगे नहीं बढ़ा। वह जानता था कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, इसके बजाय वह समुद्री डाकू राजा के पीछे दिखाई दिया। समुद्री डाकू राजा ने अभी जिया पर हमला किया ही था कि उसे एहसास हुआ कि दक्ष उसकी पीठ पर हमला कर रहा है। उसकी आत्मा की तलवार ने दक्ष के हमले को रोक दिया, लेकिन दक्ष ने इस अवसर का उपयोग करके अपनी आत्मा की तलवार को समुद्री डाकू राजा की गर्दन की ओर मोड़ दिया। समुद्री डाकू राजा ने दक्ष की आत्मा तलवार को रोकने के लिए कदम बढ़ाया। उसने सोचा कि दक्ष उसकी आत्मा तलवार से उलझा हुआ है, इसलिए उसे बस उसकी आत्मा तलवार से निपटना था, लेकिन दक्ष ने उसकी उम्मीदों को उल्टा कर दिया क्योंकि वह समुद्री डाकू राजा के पीछे टेलीपोर्ट हो गया जिससे उसकी आत्मा तलवार चकमा खा गई। समुद्री डाकू राजा बीच में फंस गया था। अगर वह अपनी गर्दन को दक्ष की आत्मा तलवार से बचाता तो दक्ष उसे मार देता और अगर वह दक्ष की रक्षा करता तो दक्ष की आत्मा तलवार उसे मार देती। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह अपनी आत्मिक तलवार को किसी खतरे से निपटने के लिए मोड़ सके क्योंकि जिया एक बार फिर प्रकट हो गई थी और वह उसकी तलवार को रोक रही थी। समुद्री डाकू राजा के पास चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह खाली जगह की ओर भागने लगा, लेकिन उसकी आंखें खुल गई क्योंकि उसने देखा कि जिस दिशा में वह जा रहा था वहां क्यूई से बनी एक तलवार प्रकट हुई। दक्ष ने अपने बाएं हाथ से एक क्यू तलवार बनाई थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि समुद्री राजा उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। समुद्री डाकू राजा पहले से ही आगे बढ़ रहा था और गति के कारण उसके लिए खुद को रोकना असंभव था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वह खुद क्यूई तलवार से टकरा गया था और उसका सिर कट गया था। दक्ष को अपनी तलवार हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। समुद्री डाकू राजा का सिर उसके धड़ से कुछ दूरी पर जमीन पर गिरा। आत्मा तलवार भी जमीन पर गिर गई क्योंकि उसके अंदर की आत्मा नष्ट हो गई थी। आत्मा तलवार के अंदर की आत्मा समुद्री डाकू राजा की आत्मा से बंधी हुई थी। जैसे ही समुद्री डाकू राजा की मृत्यु हुई आत्मा तलवार की आत्मा भी नष्ट हो गई। तलवार जमीन पर गिर गई, वह एक सामान्य स्वर्ण श्रेणी की तलवार बन गई थी। ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब उसने समुद्री डाकू राजा की आत्मा तलवार को देखा। समुद्री डाकू राजा की पीक अर्थ ग्रेड तलवार भी उसके शरीर के पास जमीन पर पड़ी थी। दक्ष आगे बढ़ा और तलवार उठा ली। यह एक अच्छी तलवार लग रही है, मुझे लगता है कि दादाजी को ये काफी पसंद आएगी। दक्ष ने तलवार को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा तलवार को भी अपने भंडारण वलय में वापस भेज दिया। उसने समुद्री डाकू राजा की नष्ट हो चुकी आत्मा तलवार को भी अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। हालांकि अब वह आत्मा तलवार नहीं थी, फिर भी वह एक स्वर्ण ग्रेड तलवार थी। उन्होंने समुद्री डाकू राजा की अंगूठी भी एकत्र की। दक्ष ने समुद्री डाकू राजा के शरीर को देखा। उसने समुद्री डाकू राजा के शरीर को उठाया और उसे दूसरे जहाज की ओर फेंक दिया। शव समुद्री डाकुओं के सरदारों में से एक के बैरियर पर गिरा। समुद्री डाकू सरदार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। मैं वह नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने शरीर की आकृति और कपड़े पहचान लिए। दक्ष ने भी समुद्री डाकू राजा का सिर उठाया और उसे विपरीत दिशा में फेंक दिया। सिर समुद्री डाकू प्रमुख हेस्टन के अवरोध पर उतरा। उसका चेहरा भी भयभीत हो गया क्योंकि उसने अपने
अवरोध के ऊपर समुद्री डाकू राजा का सिर देखा था। यह असंभव है, वह जोर से बोला। दक्ष ने अपनी क्यूई का उपयोग करके अपनी आवाज को बढ़ाया ताकि अन्य समुद्री डाकू सुन सके कि वह क्या कहना चाहता था। सुनो समुद्री लुटेरों, मैंने समुद्री लुटेरों के राजा के जहाज पर कब्जा कर लिया है। इस जहाज के सभी अन्य लुटेरों के साथ समुद्री लुटेरों का राजा भी मर चुका है। यह जहाज अब मेरे नियंत्रण में है। भूत मंदिर की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैंने केवल भूत मंदिर विरोधी गतिविधियों के लिए समुद्री लुटेरों के राजा को दंडित किया है। यदि तुम लौटकर चले जाते हो तो मैं तुम सबको जीवित रहने दूंगा, लेकिन यदि तुम भी समुद्री लुटेरों के राजा के आदर्शों का समर्थन करते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम इस जहाज पर हमला करना शुरू कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा करने पर तुम सभी भूत मंदिर के दुश्मन बन जाओगे और मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अपनी पसंद बनाओ। दक्ष ने सबके सामने एक घोषणा की। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि न केवल उसके जहाज में सवार लोगों ने बल्कि आसपास के जहाज में सवार लोगों ने भी उससे स्पष्ट रूप से सुना। जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। क्या समुद्री डाकू राजा मर गया है? वह आवाज भूत मंदिर के शिष्य की होनी चाहिए। वह जहाज में कैसे घुस आया? अगर उसने समुद्री डाकू राजा को मार दिया तो क्या हम सचमुच उसका विरोध कर सकते हैं? मैं भूत मंदिर के खिलाफ नहीं जाना चाहता। सभी ने स्थिति को समझा और महसूस किया कि उनके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे उस व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते थे जिसने समुद्री डाकू राजा को मारा था और उस भयानक भूत मंदिर का तो बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे जिसका प्रतिनिधित्व दक्ष ने उनकी आंखों में किया था। मैं चला जाऊंगा, मैं भूत मंदिर के खिलाफ नहीं जाना चाहता, मैं भी वापस जाऊंगा। एक के बाद एक सभी ने दक्ष को एक जैसे शब्दों में जवाब दिया। वे सभी वापस जाने के लिए सहमत हो गए और कहा कि वे दक्ष को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो फिर अभी चले जाओ, दक्ष ने आदेश दिया। अन्य 7 जहाजों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और पीछे मुड़ने लगे। जहाज जल्द ही दक्ष के विपरीत दिशा में वापस चलने लगे। आखिरकार यह समस्या हल हो गई। अब मैं शांति से बड़ी समस्या की ओर बढ़ सकता हूं, दक्ष ने मजाक में कहा। अब कम से कम 2 दिन तक तो चिंता की कोई बात नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। चूंकि जहाज अब स्नैक सम्राट से बहुत दूर नहीं था, इसलिए दक्ष उसे मानसिक संदेश भेजने में सक्षम था। दक्ष ने उसे वापस आने के लिए कहा। दक्ष ने फिर अपनी आवाज इतनी तेज कर दी कि जहाज में बैठे लोग उसे सुन सके। मैं नया कप्तान हूं जहाज पर। अभी भी जो समुद्री डाकू बचे हैं वे देख पर आ जाए। आप लोगों को वरिष्ठ पद पर पदोन्नत किया गया है, दक्ष ने कहा। गोल्डकोर और कमजोर समुद्री डाकू जिंदा बच गए। वे सभी नीचे छिपे हुए थे और दक्ष और समुद्री डाकू राजा की लड़ाई देखने के बाद वे ऊपर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दक्ष का आदेश सुनकर समुद्री डाकू डेक पर आने लगे। दक्ष ने शेष बचे समुद्री लुटेरों से मुलाकात की और उन्हें जहाज के अवरोधक को निष्क्रिय करने को कहा। उनमें से कुछ को पता था कि यह कैसे करना है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत बैरियर को निष्क्रिय कर दिया। सर्प सम्राट बाहर उड़ रहा था और जैसे ही अवरोध हटा वह अंदर घुस गया और आकार में छोटा होने लगा। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग भी जमीन पर उतरा। तुमने वास्तव में ऐसा किया, तुमने समुद्री डाकू राजा को मार डाला। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष समुद्री डाकू राजा को मारने में सफल हो जाएगा, लेकिन उसे जहाज पर इतने गर्व से खड़ा देखना स्पष्ट रूप से इसका सबूत था। वे तुम्हारे चालक दल के लोग हैं, तुम उन्हें संभालो और मुझे घोस्ट आइलैंड तक पहुंचाओ, मैं नीचे आ जाऊंगा। दक्ष ने जहाज से नीचे उतरने से पहले बमिंग से कहा। उसने सर्प सम्राट को पशु क्षेत्र में वापस भेजने से पहले उसका धन्यवाद किया। वह जहाज की गहराई में गया जहां उसने पाया कि लड़की कैद है। दक्ष लड़की की कोठरी के सामने रुक गया। क्या आप नए कप्तान हैं? लड़की ने बिना सिर उठाए पूछा। उसने दक्ष की घोषणा सुनी थी और जानती थी कि क्या हुआ था। हाँ मैं हूँ, मैंने बूढ़े कप्तान को मार डाला, बताओ तुम कौन हो? दक्ष ने उससे पूछा। क्या ये वाकई मायने रखता है? उस लड़की ने पलटकर पूछा। उसने अभी भी दक्ष की तरफ नहीं देखा। यह मायने रखता है, मैं कोई समुद्री डाकू नहीं हूँ, इसलिए मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जिन्हें उन्होंने कैद किया है, लेकिन मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि उन्होंने एक लड़की को क्यों पकड़ा और उसे यहाँ क्यों रखा? तुमने उन्हें कैसे नाराज किया? दक्ष ने पूछा। दक्ष भी लड़की के विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की के पास कोई विचार ही नहीं था। उसे ये भी आश्चर्य हो रहा था कि क्या कुछ ऐसा था जो उसके कौशल को उस पर अप्रभावी बना रहा था। क्या तुम सच में भूत मंदिर से हो? लड़की ने अचानक दक्ष से पूछा। क्या ये वास्तव में मायने रखता है? दक्ष ने भी वही सवाल पूछा। अगर तुम मुझे जवाब दोगी तो मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। तुम कौन हो और तुम्हें क्यों पकड़ा गया? उसने उससे पूछा। लड़की ने अंततः अपना सिर उठाया और दक्ष की ओर देखा। अजीब बात है, मैं आपके दूसरे मुखौटे के अंदर नहीं देख सकती, क्या ये कोई विशेष मुखौटा है? उस लड़की ने अचानक पूछा। दक्ष उसकी प्रतिक्रिया सुनकर भौं सिरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने 2 मुखौटे पहने हुए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह उसके एक मुखौटे के अंदर कैसे देख पा रही थी। मुझे अनुमान लगाने दो, तुम्हारा शरीर विशेष है, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। म्यूफेन ने उससे पहले ही ऐसे लोगों के बारे में बताया था जिनके पास
पास विशेष शारीरिक बनावट थी जिससे उन्हें विशेष क्षमताएं प्राप्त हुई थी। म्यूफेन के पास विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के निदान से संबंधित की क्षमता थी। उससे लगा कि इस लड़की में भी ऐसी ही क्षमता है जिससे वह वस्तुओं के आर पार देख सकती है। क्या तुम वस्तुओं के आर पार देख सकते हो? दक्ष ने पूछा। आप विशेष शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं? दिलचस्प है, आप सही हैं, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यह एक दिलचस्प क्षमता है। वैसे भी आपको कैद क्यों किया गया था और आप कौन हैं? आपने अभी भी इसका जवाब नहीं दिया, दक्ष ने कहा और अपना हाथ उसकी कोठरी की सलाखों पर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको जवाब देने के बाद छोड़ दूंगा। आपने जो भी किया मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है, उसके बाद आप रिहा हो जाएंगे। मैंने छोटे बुजुर्ग के बारे में बुरा भला कहा था और किसी ने समुद्री डाकुओं से मेरे बारे में शिकायत कर दी। लड़की ने दक्ष को जवाब दिया, ऐसा करने पर तुम्हें निश्चित रूप से जेल हो जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी भी जीवित हो। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे उसे देवी की तरह मानते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी देवी के बारे में बात की जाए, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने राजा की तलवार को अपने भंडार कक्ष से बाहर निकाला और कोठरी की लोहे की सलाखों को काट दिया जिससे उसके लिए एक द्वार बन गया। तुम स्वतंत्र हो, दक्ष ने उससे कहा। उसने एक छोटा सा जानवर का थैला उसकी ओर फेंका। ये कुछ ऐसा था जो उसने एक समुद्री डाकू से लिया था। इसमें एक उड़ने वाला जानवर था, अंदर एक नश्वर श्रेणी का उड़ने वाला जानवर है। आप इसका उपयोग जहाज से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपने द्वीप या किसी अन्य स्थान की दिशा जानना चाहते हैं तो ऊपर बमिंग नाम का एक आदमी है, उससे कहो कि मैंने तुम्हें भेजा है, वह तुम्हें दिशा बताएगा। इस जहाज से बाहर निकल जाओ। उसे यह बताने के बाद वह वहां से चला गया और समुद्री डाकू राजा के रहने वाले क्वार्टर में चला गया। ये पूरे जहाज का सबसे बड़ा कमरा था। वह आराम करना चाहता था और अपने शरीर को ठीक होने देना चाहता था क्योंकि लड़ाई में वह भी घायल हो गया था। वह जानता था कि इसमें करीब 2 दिन लगेंगे क्योंकि उसने बमिंग को इसका जिक्र करते हुए सुना था जब वे स्नैक मोनाक पर थे, इसलिए उसने महसूस किया कि उसके पास आराम करने का समय है। फिर भी उसने अपने अनुपस्थिति में चीजों पर नजर रखने के लिए जिया को डेक पर छोड़ दिया। दक्ष समुद्री डाकू राजा के बिस्तर पर बैठ गया और उसके शरीर पर लगे घावों को देखने लगा। उसने अपनी अंगूठी में से एक जीवन रक्षक गोली निकाली और उसे निगल लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके दीवार से पीठ टिका ली। तारांकित चप नया समुद्री डाकू राजा वास्तव में दिलचस्प है, वह खड़े होते हुए बोली। उसने जानवर का थैला उठाया और कोठरी से बाहर निकल गई। वह डेक की ओर चली गई। उसकी मुलाकात समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग से हुई जो उसे देखकर हैरान रह गया। ए लिटिल एल्डर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने लड़की को देखते ही चौंक हुए कहा। तुम्हारे बाल अब हरे क्यों हो गए हैं? यह एक लंबी कहानी है, लड़की ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जवाब दिया। वह व्यक्ति थी जिसे वे जू ऑक्सिम लिटिल एल्डर कहते थे। यदि आप यहाँ थे तो आपने समुद्री डाकू राजा की मदद क्यों नहीं की? आपके रहते किसी के लिए उसे मारना असंभव होना चाहिए, समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, यह एक लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। इसके अलावा नया समुद्री डाकू राजा और भी अधिक दिलचस्प है, उसने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। वह नया समुद्री डाकू राजा नहीं है, वह भूत मंदिर का शिष्य है, वह उस स्थान पर वापस जा रहा है। समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने उत्तर दिया। नहीं, भले ही मैं उसकी साधना को नहीं देख पाया, लेकिन अगर वह पीक स्काईरियम कल्टिटर को हराने में सक्षम था तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह सिर्फ एक शिष्य हो, वह शायद एक एल्डर है। इसके अलावा उसके शरीर की संरचना से वह 20 साल से अधिक उम्र का नहीं दिखता। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली रत्न है। अगर वह वास्तव में भूत मंदिर से है तो वे वास्तव में भाग्यशाली है, लेकिन मुझे संदेह है कि वह वहां से है। जो ऑक्सिन ने जवाब दिया और हंस पड़ी। उन्होंने कहा, भूत मंदिर के लोग कभी दयालु नहीं होते और उनके पुरुष जानवर होते हैं। वे कभी भी किसी लड़की को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किए बिना उससे मुक्त नहीं होने देते। वह वहां से नहीं है, समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने आश्चर्य से पूछा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ऐसी चीजें हैं जो उसकी कहानी से मेल नहीं खाती। वह जहाजों पर कब्जा करने की जहमत क्यों उठाएगा? क्योंकि वह आलसी था, जबकि जहाजों पर कब्जा करने में दिशा बताने से ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में नहीं जानता था कि घोस्ट टेम्पल कहाँ है और वह बस वहां जाना चाहता था। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने शू ऑक्सिन को बताना शुरू किया कि वह उससे कैसे मिला और उसके बाद क्या हुआ। जू ऑक्सिन जितना अधिक दक्ष के बारे में सुनती उसकी उसमें उतनी ही अधिक रुचि बढ़ती जाती है। हे मैं समझ गई, वह निश्चित रूप से भूत मंदिर से नहीं है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह भूत द्वीप की बाधा तक पहुंचने के बाद या तो तुम्हें पीछे छोड़ देगा या जाने से पहले तुम्हें मार देगा। इसलिए उसने मुझे जाने के लिए कहा ताकि मैं इसमें शामिल ना हो जाऊं। वह एक ही समय में निर्दय और विचारशील लग रहा है, बिल्कुल विरोधाभासी। जू ऑक्सिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तारक महत का उल्टा, लेकिन मुझे उसमें कुछ कमी नजर आती है। मैं इसका पता नहीं लगा सकती, लेकिन उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी है। जुन ने उससे पूछा जब वह उसके पास आए। मुझे नहीं पता कि यह कैसे
संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले भी देखा है। दक्ष ने जून को जवाब दिया। हम कहाँ? उसने पूछा। मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उन्होंने कहा, जब मैंने उसे अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करते हुए देखा तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे आमने सामने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी देखा हो। तुम्हें याद नहीं आ रहा कि कहाँ? जून ने पूछा। मैं नहीं बता सकता, ये कोई सपना हो सकता है जिसे मैं भूल गया हूँ, या कोई और जगह हो सकती है, अभी मैं नहीं जानता, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। तो क्या तुम्हें सचमुच उसे जाने देना चाहिए था? तुम्हें उसकी पहचान और सख्ती से पूछनी चाहिए थी, जून ने उससे पूछा। हालांकि मैं उसकी पहचान पहले से ही जानता हूं, दक्ष ने जवाब दिया। क्या तुम्हें उसकी पहचान कैसे पता? जून ने आश्चर्य से पूछा। उसने अपनी जगह या यहाँ तक कि अपने नाम के बारे में भी कुछ नहीं बताया। वह डेक पर है, बमिंग से बात कर रही है, मैं जानता हूँ कि वह कौन है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह जो ऑक्सिन है, उनकी छोटी बड़ी, दक्ष ने उत्तर दिया। क्या फिर वह जेल में क्यों थी? तुमने उससे क्यों आजाद किया? तुम्हें उससे जवाब मिलना चाहिए था, जून ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। इसके अलावा क्या उसने नहीं देखा कि उसके सुनहरे बाल थे? तुम नहीं जानते, क्योंकि मैंने अपने विचारों तक तुम्हारी पहुंच को अवरोध कर दिया है, लेकिन वह समुद्री डाकू राजा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जहां तक उसके बालों के रंग की बात है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी वह मुझे जवाब नहीं देगी और मैं उसे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर पाऊंगा। अगर चीजें दक्षिणपंथी हो गई और हम लड़ने लगे तो मुझे उसका सामना करने के लिए डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं सिर्फ कुछ जवाब पाने के लिए उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून से कहा। क्या वह अभी तुम पर हमला नहीं करेगी? जून ने चिंता में पूछा। तुमने उस समुद्री डाकू राजा को मार डाला जिसने उसकी मदद की थी, वह मुझ पर हमला नहीं करेगी? आप एक सबसे बुनियादी बात को अनदेखा कर रहे हैं। जब मैंने समुद्री डाकू राजा से लड़ाई की और उसे मार डाला, तब भी वह उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आए। वह उसे आसानी से बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके लिए इस जेल से अकेले बाहर आना मुश्किल नहीं था। इससे केवल यही साबित होता है कि उसे समुद्री डाकू राजा की परवाह नहीं थी और वह शायद उसके लिए मुझ पर हमला नहीं करेगी, दक्ष ने जवाब दिया। क्या होता अगर उसने तुम पर हमला कर दिया होता? तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक था, है ना? जून ने पूछा। फिर मुझे युद्ध की बांसुरी और डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करना होगा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे ऐसा ना करना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। चलो बस उम्मीद करते हैं कि मैं सही हूँ, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। केवल समय ही बता सकता है, जून ने जवाब दिया। लेकिन तुमने अच्छा किया, कम से कम अब तुम्हारे पास खुद को ठीक करने का समय है, ताकि अगर वह तुम्हारे खिलाफ गई तो तुम अपनी सबसे अच्छी स्थिति में रह सको। यह एक प्लस हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी सलाह मानेगी और चली जाएगी। ये दिखावा करना सिरदर्द होगा कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है कि वह यही रहेगी या कुछ और करेगी, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने कहा, वैसे भी मैं इस बात को लेकर अधिक चिंतित हूँ कि मैंने उसे पहले भी देखा है। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे पहले भी देखा है तो यह मामला दो अजनबियों के मिलने से कहीं अधिक जटिल है। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को लगातार सक्रिय रखा था और वह जू ऑक्सिन की हर छोटी गतिविधि पर नजर रख रहा था, जो अभी भी देख पर समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग से बात कर रहा था। तारांकित ताराकन, क्या आप उसे दंडित करने जा रहे हैं या उसका समर्थन करेंगे? मुझे लगता है कि आप उत्तरा की ओर झुक रहे हैं, समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने जू ऑक्सिन से पूछा। जू ऑक्सिन सिर्फ मुस्कुराए, उसने ना तो सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ देखने जा रही हूं, उसने जवाब दिया। ठीक है, क्या वह तुम्हारी असली पहचान जानता है? समुद्री डाकू प्रमुख ने उससे पूछा। जू ऑक्सिन ने डेक की ओर देखा और कुछ देर तक सोचा। मुझे यकीन नहीं है, ये संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि वह दिखने से कहीं ज्यादा है। उसने बुदा या कुछ भी संभव है, मैं इसे गुप्त रखूंगा ताकि आप स्वयं देख सके और निर्णय ले सके। समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने अपना सिर हिलाया। अगर वह आपसे पूछे कि मैं क्यों नहीं गई तो उसे बता दे कि समुद्री डाकू राजा ने मेरे गृहनगर को नष्ट कर दिया, उसने बमिंग से कहा। चलो देखते हैं कि क्या वह वास्तव में जानता है। उसका जवाब दिलचस्प होगा। बमिंग ने अपना सिर हिलाया और जहाजों को संभालने के लिए अपने आदमियों को आदेश देना जारी रखा। जू ऑक्सिन ने जिया की ओर देखा, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। जिया को केवल तभी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था जब उसे लगे कि कोई उसे या दक्ष को खतरे में डाल रहा है, लेकिन उसे यह स्थिति वैसी नहीं लगी। जू ऑक्सिन ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। अद्भुत, ये कठपुतली बहुत अद्भुत है, इसे किसने बनाया होगा? उसने जिया की ओर देखते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ी। वह जिया से सिर्फ 5 कदम दूर थी, लेकिन जिया ने उसे पास नहीं आने दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे जू ऑक्सिन की गर्दन की ओर तान दिया। उसकी तलवार की नोक और शू ऑक्सिन की गर्दन के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी। शू ऑक्सिन तुरंत रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। एक
और कदम और तुम मारे जाओगे, जिया ने घोषणा की और उसने भाव शून्य चेहरे से जू ऑक्सिन को देखा। जू ऑक्सिन अपनी हंसी रोक नहीं सका। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। वह पीछे हटते हुए बुदबुदा आए, अब मैं उसके बारे में और अधिक उत्सुक होती जा रही हूँ। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे इस नश्वर दुनिया का कोई व्यक्ति बना सकता है। जू ऑक्सिन ने जिया से अपनी नजरें हटाए बिना पीछे की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या वह भाग्यशाली है कि उसे यह मिल गया या किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति ने उसकी मदद की। उसने बुदबुदाते हुए अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और गहरी सोच में डूब गई। अमर दुनिया से कोई या कोई। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वह नाव के दूसरे किनारे पर चली गई और एक सीट पर बैठ गई तथा उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तारांकित नकन तारांकित के साथ यात्रा शांतिपूर्वक जारी रही। दक्ष का आराम खत्म हो चुका था और वह डेक के ऊपर आ गया। हमें अपने गंतव्य के करीब पहुंच जाना चाहिए, दक्ष ने बुदबुदा। जैसे ही वह डेक पर पहुंचा उसने समुद्री लुटेरों का सरदार बमिंग को एक आदमी को आदेश देते हुए देखा। इसमें कितना समय लगेगा, दक्ष ने समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग से पूछा। हम करीब हैं, हमें कुछ घंटों में वहां पहुंच जाना चाहिए। हम जल्द ही भूतद्वीप की बाधा को देखना शुरू कर देंगे, समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग ने दक्ष को उत्तर दिया। अच्छा, दक्ष ने प्रशंसा में सिर हिलाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जू ऑक्सिन पीछे कुर्सी पर बैठी थी। वह पहले से ही जानता था कि वह नहीं गई है, लेकिन फिर भी वह आश्चर्यचकित होने का नाटक कर रहा था। तुम क्यों नहीं चली गई, उसने उससे पूछा। मैं, लड़की ने दक्ष की आवाज सुनते ही अपनी आंखें खोली। उसने बमिंग की ओर देखा और झचकी जैसे वह कुछ कहने से डर रही हो। दक्ष उसकी चाल समझ गया था। उसे पता चल गया था कि वह पीछे रहना चाहती थी और अब बमिंग कोई बहाना बना देगा। दक्ष ने पीछे मुड़कर समुद्री डाकू प्रमुख बमिंग की ओर देखा। क्या हुआ, क्या तुमने उसे उसके घर का रास्ता नहीं बताया, दक्ष ने बमिंग से पूछा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके लिए घर वापस जाना असंभव है। जिस द्वीप पर ये लड़की रहती थी वह पहले से ही बंज है। समुद्री डाकू राजा ने वहां सभी को मार डाला था। मुझे नहीं लगता कि उसे वापस जाने से कोई फायदा होगा और अगर रास्ते में उसे समुद्री राक्षस का सामना करना पड़ा तो वह मर भी सकती है। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि जब हम जहाज वापस भेजेंगे तो मैं उसे एक द्वीप पर बसाने में मदद करूंगा, इस तरह वह सुरक्षित रहेगी। सम डाकू सरदार बमिंग ने उन शब्दों में उत्तर दिया जो उसने और जू ऑक्सिन ने पहले से तय किए थे। दक्ष ने आह भरने से पहले उसकी ओर देखा। क्या तुम भी यही चाहती हो, दक्ष ने लड़की से पूछा। इस जहाज पर रहना भी खतरनाक हो सकता है। हम, लड़की ने अपना सिर हिलाया। जो भी हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, दक्ष ने जहाज के सामने जाने से पहले कहा। वहां एक कुर्सी रखी थी, वह कुर्सी पर बैठ गया और अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख लिया। वह उनके गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। वह नहीं गई। जुन ने दक्ष को बताया, मुझे पता है, मैंने भी देखा है। जो भी हो, वह मुझ पर हमला नहीं कर रही है, या तो उसे मेरी क्षमताओं पर संदेह है या वह मुझसे लड़ना नहीं चाहती। जो भी हो, मैं भालू को अनावश्यक रूप से भड़काने नहीं जा रहा हूं, दक्ष ने जुन को जवाब दिया। जहाज आगे बढ़ता रहा। हवा अब और भी ज्यादा ठंडी हो रही थी। दक्ष को भी ठंड लग रही थी जो उसे शायद ही कभी होती थी। जहाज को रोको, समुद्री लुटेरों के सरदार बमिंग ने लोगों से कहा। जहाज को तुरंत रोक दिया गया। दक्ष ने बमिंग की ओर देखते हुए भौं सिकड़ी। हम वहां हैं, वह भूतद्वीप का भूत अवरोध है, समुद्री डाकू सरदार बमिंग ने दक्ष से कहा। दक्ष खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। वह अपने सामने एक सड़ा हुआ हरा अवरोध देख सकता था। जब कोई उस अवरोध को छूता है तो उसे भूत प्रेत खा जाते हैं। अवरोध को खोले बिना हम आगे नहीं जा सकते, बमिंग ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मानो वह उससे कुछ करने को कह रहा हो। ठीक है, इतना काफी है, आप लोग वापस जा सकते हैं, मैं अकेले आगे जाऊंगा, दक्ष ने बमिंग से कहा। खजाने और इनामों के बारे में क्या, बमिंग ने चौंक कर दक्ष से पूछा। तुमने मुझसे इनका वादा किया था और जीवन देने वाली गोली। आप नए समुद्री डाकू राजा बन गए और उसका जहाज भी ले लिया। मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक अच्छा इनाम है, लेकिन मैं फिर भी किसी को तुम्हें खजाने देने के लिए भेजूंगा। तुम्हें जीवन देने वाली गोली भी मिलेगी क्योंकि मेरे पास अभी वह नहीं है। वापस जाओ, अभी के लिए मैं वह चीजें भेज दूंगा, दक्ष ने उससे कहा। तुम्हें उस लड़की को भी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। जू ऑक्सिन ने दक्ष को बड़ी दिलचस्पी से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष ने अपनी आत्मा की तलवार निकाली और उस पर खड़े होकर जहाज से बाहर निकला। वह बैरियर की ओर उड़ने लगा। दक्ष ने कोई सावधानी नहीं बरती और सीधे भूत बाधा से गुजर गया। ऐसा लग रहा था कि भूत उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उससे डर रहे थे। उसे रोका नहीं गया। नुकसान तो दूर की बात है, वह आसानी से बैरियर पार कर गया। भूत उसे छूने से डरते हैं, जो उसे छूते थे वे जल जाते थे। वह मुझे उसकी याद क्यों दिलाता है? क्या उसका भी कोई ऐसा ही खास शरीर है या वह उससे संबंधित है? शू ऑक्सिन ने दक्ष की गायब होती पीठ को देखते हुए बड़बड़ाया। ये भूतिया अवरोध मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए सबसे बेकार चीज लगती है। हर जगह इस तरह के अवरोध होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर मैं आसानी से प्रवेश कर सकूं, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह सीधे आगे बढ़ रहा था और आसपास के वातावरण पर नजर रखने के लिए अपनी दिव्य इंद्री को सक्रिय रखे हुए था। उसके आसपास का ज्यादातर वातावरण खाली था। जहां तक उसकी दिव्य इंद्रिय देख सकती थी वहां
वहाँ कोई भी पहरेदार नहीं था, ये पूरी जगह खाली दिख रही थी, उसे कोई जानवर भी नहीं दिखा। इंसान तो दूर की बात थी, घोस्ट टेम्पल को अपने घोस्ट बैरियर पर बहुत भरोसा था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति बैरियर को पार करके जिंदा निकल सकता है। इसलिए वे बैरियर के आसपास सुरक्षा के मामले में इतने लापरवाह थे, क्योंकि उनके अनुसार केवल वे ही बैरियर को पार कर सकते थे। भूत मंदिर के अधिकांश शिष्यों और बुजुर्गों ने बाधा को पार करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया, जो उस विधि के बिना असंभव था। यहाँ तक कि अगर कोई स्वर्गलोक का साधक भी आकर बाधा को पार करने की कोशिश करता है तो उसके यह असंभव होना चाहिए। यही कारण है कि घोस्ट टेम्पल सुरक्षा के मामले में इतना लापरवाह था। वे केवल भूत मंदिर के आसपास के स्थान की रक्षा करते थे। भूत द्वीप की नहीं, तारांकित से पूछा। जब उसने उसे बैरियर की ओर ध्यान से देखते हुए देखा, उसे लगा कि वह दक्ष में दिलचस्पी रखती है। मैं रही हूँ, अगर वह उससे संबंधित है तो मैं उसे मिस नहीं कर सकती, ये किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा। उससे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में याद आया जिसके पास भी ऐसी ही क्षमता थी। आत्माएं उस व्यक्ति को छू नहीं सकती थी, यहाँ तक कि उसके पास भी नहीं आ सकती थी। दक्ष की यह क्षमता देखकर वह सबसे ज्यादा हैरान हुई। उसने दक्ष पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया था। अगर ये लड़का उससे संबंधित है तो दुनिया जल्द ही बदलने वाली है। प्राकृतिक व्यवस्था एक बार फिर नष्ट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूं और यह सिर्फ एक विशेष शारीरिक बनावट वाला व्यक्ति है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम लोग वापस जाओ, यहाँ मत रहो। वह जहाज से कूद पड़ी और अवरोधक की ओर उड़ने लगी। जल्द ही वह बैरियर के पास पहुंच गई। वह बैरियर से ठीक पहले रुकी और अपने स्टोरेज रिंग से एक कागज निकाला। यह एक सुनहरा कागज था जिस पर एक अजीब सी नक्काशी थी जो खून से बनी हुई लग रही थी। जो ऑक्सिन ने उस कागज को कुचल दिया। जैसे ही कागज को कुचला गया उसका रंग बदल गया, कागज काला हो गया और नक्काशी का रंग लाल से काला हो गया। शू ऑक्सिन के चारों ओर एक चमकदार सुनहरा अवरोध बनने लगा। जैसे ही गोल्डन बैरियर ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, वह घोस्ट बैरियर से गुजर गई। वह अपने आसपास मौजूद उस बैरियर की मदद से ही यह कर पाए, लेकिन इसके लिए उसे एक कीमत चुकानी पड़ी। यद्यपि वह भूत अवरोध को पार करने में सफल रही थी, फिर भी उसका स्वर्ण अवरोध पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यह अवरोध अभी भी बहुत मजबूत है। उसने अपने हाथ में कागज को देखते हुए बुदबुदा उसने कुचले हुए कागज को पानी में फेंक दिया और आगे की ओर उड़ने लगी। अगर दक्ष यहाँ होता तो उसे देखकर आश्चर्य होता। वह बिना किसी कलाकृति की मदद के उड़ रही थी। इससे साबित होता है कि वह कम से कम एक प्रथम चरण स्वक्षेत्र साधक थी। दक्ष जानता था कि वह पीक स्काईरियम के समुद्री डाकू राजा से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन अपनी आंखों से सबूत देखकर उसे फिर भी आश्चर्य हुआ होगा। जू ऑक्सिन नाम की लड़की कम से कम एक स्वर्ग क्षेत्र की साधक तो थी। तारांकित इससे पहले कि वह अपने सामने जमीन की एक झलक देख पाता शाम हो चुकी थी, इसलिए रोशनी कम थी, लेकिन वह द्वीप देख पा रहा था। दक्ष ने उड़ान जारी रखी और जल्द ही द्वीप पर उतर गया। ये द्वीप बहुत सामान्य लगता है, लेकिन यहाँ क्यूई बहुत सघन है। आश्चर्यजनक, यहाँ साधना करना शुई साम्राज्य में साधना करने से 10 गुना अधिक प्रभावी है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि क्यूई उसके शरीर द्वारा अवशोषित की जा रही है। उसने द्वीप पर लोगों को खोजने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को पुनः फैलाया, लेकिन उसे केवल वहीं तक जानवर मिले जहां तक उसकी दिव्य इंद्रिय पहुंच सकी। आकाशीय क्षेत्र के जानवर द्वीप के किनारे पर है। इतनी सघन क्यूई वाली भूमि से इससे कम की उम्मीद नहीं की जा सकती। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा। जब वह अपनी आत्मा तलवार पर आगे की ओर उड़ने लगा, उड़ते समय उसने जानवर से बचने की कोशिश की, क्योंकि वह बेवजह की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। इस कारण उसे कई बार लंबा रास्ता तय करना पड़ा। आधे दिन की उड़ान के बाद दक्ष को एक गांव मिला। हालांकि गांव सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे अजीब लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि गांव में कोई आदमी नहीं था। गांव में केवल 20 झोपड़ियां थी, लेकिन उन झोपड़ियों में रहने वाली सभी लोग महिलाएं थी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से सभी महिलाओं को देखा और जल्द ही उसे गांव की सबसे शक्तिशाली महिला मिल गई, जो आश्चर्यजनक रूप से एक पीक स्काईरियम कल्टीवेटर थी, जो देखने में 30 वर्ष की लग रही थी। एक शिखर आकाश क्षेत्र कल्टीवेटर। अगर मैं यहाँ ऐसे मजबूत लोगों से मिल रहा हूँ तो भूत मंदिर के अंदर क्या स्थिति होगी, उसने बड़बड़ाया। महिला ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे जो जानवरों की खाल से बने थे। शाम का समय था और गांव के मध्य में भोज का आयोजन चल रहा था। बीच में एक बड़ी आग जल रही थी और महिलाएं उस जानवर का मांस पका रही थी जिसका उन्होंने दिन में शिकार किया था। तुम उनके साथ शामिल होना चाहते हो? कसून ने दक्ष से पूछा। जब उसने उसे महिलाओं की ओर देखते हुए देखा, मैं सोच रहा था कि क्या इन महिलाओं में से किसी से बात करना और इस द्वीप के कामकाज के बारे में कुछ आंतरिक जानकारी प्राप्त करना एक अच्छा विचार होगा। दक्ष ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ उसे उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें क्या रोक रहा है? झुन ने उससे पूछा। यहाँ कोई पुरुष न होना मुझे अजीब लगता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं भूत मंदिर के बारे में कुछ खास नहीं जानता। हो सकता है कि इनमें से कोई लड़की भूत मंदिर की अनुयायी हो। बेहतर होगा कि कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जिसका शरीर मेरे जैसा हो। अगर चीजें ठीक नहीं होती है तो मैं कम से कम उसे मार सकता हूँ। और
खुद को उसका होने का नाटक कर सकता हूँ। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम लड़कियों को भी मार सकते हो। जून ने उससे याद दिलाया, हाँ, लेकिन मैं महिला होने का दिखावा नहीं कर सकती। शरारत के मुखौटे के कारण मेरे शरीर का आकार और आकृति नहीं बदलती। अगर मैं किसी लड़की को बिना उसकी जगह कोई और लाए गायब कर दूं तो शायद और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित हो। मुझे एक ऐसा आदमी न है जिसका शरीर मेरे जैसा हो। दक्ष ने जवाब दिया, वह मेरे लिए अंदर जाने का टिकट होगा। अगर मुझे कोई नहीं मिला तो मुझे चुपके से अंदर जाना होगा। वह घुसपैठ करने के अच्छे तरीके के बारे में गंभीरता से सोच रहा था और वह एक गलत निर्णय पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहता था। यदि वह कोई गलती करता तो दुश्मन को सचेत कर देता। तो फिर चलो अपनी खोज जारी रखें, यहाँ समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है, जन ने कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उसने आखिरी बार लड़कियों की तरफ देखा और फिर अपनी दिशा बदलकर आगे बढ़ गया। दक्ष ऊपर उड़ने के बजाय जमीन के करीब उड़ गया और एक सेकंड के लिए भी अपनी दिव्य इंद्री का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। वह जितना हो सके उतना सावधान रहने की कोशिश कर रहा था। समय तेजी से बीतता गया और दक्ष विशाल द्वीप पर लोगों की खोज करता रहा। अगले दिन शाम हो गई थी पर उसे कोई नहीं मिला था। वह थक भी रहा था। अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो शायद मैं किसी व्यक्ति को खोजने से पहले ही भूत मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा लगता है कि अब मंदिर के अंदर घुसना ही एकमात्र विकल्प है। काश मुझे ऐसा ना करना पड़ता, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। लेकिन उसके भाव बदलते ही वह तुरंत रुक गया। वह अपनी दिव्य इंद्रिय सीमा के सबसे दूर के छोर पर कुछ देख सकता था। वह उस दिशा में उड़ने लगा। जैसे ही वह उस स्थान के करीब पहुंचा उसने अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर दिया। जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया जहां उसने कुछ लोगों को देखा। उसने देखा कि 3 लड़कियां एक झील के पास खड़ी है और एक लड़का उन लड़कियों के सामने जमीन पर लेटा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे लड़के को बुरी तरह पीटा गया हो। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे और उसके होठों से खून निकल रहा था। दक्ष ने लड़के के विचारों को पढ़ने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे केवल इतना पता चला कि लड़का भी अपने मन में वही बात सोच रहा था। उसके मन में केवल एक ही शब्द दोहराया जा रहा था। वह बार बार यही सोचता रहा, क्यों लड़का 17 माय 18 साल का लग रहा था। उसकी कद काठी दक्ष जैसी ही थी। उसके बालों का रंग भी दक्ष के बालों जैसा ही काला था, लेकिन उसका चेहरा दक्ष जैसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि वे दोनों दिखने में सुंदर थे, लेकिन उनमें एक बुनियादी अंतर था। दक्ष के चेहरे पर शैतानी आकर्षण था, जबकि जमीन पर लेटे लड़के के चेहरे पर मासूमियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की क्रूरता का स्वाद नहीं चखा है। हालांकि दक्ष को उसकी हालत देखकर पता था कि ऐसा नहीं है। मलिन, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम उसके करीब आ सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम एल्डेयून के बेटे हो? तुमने सोचा था कि तुम मेरी बड़ी बहन का पीछा कर सकते हो? अगर तुम सिर्फ इतना ही करते तो मुझे ये कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, लेकिन तुमने तो उसे मजबूर करने की कोशिश भी की। मैं तुम्हें मंदिर के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मैं बाहर जो चाहूं कर सकती हूं। किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। आगे की लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि इस दुनिया से एक बर्बादी गायब हो जाए। लड़की के बाल काले और आंखें गहरी हरी थी। दक्ष समझ गया कि अगर उसके चेहरे पर इतनी बदसूरत अभिव्यक्ति न होती तो वह और भी प्यारी लगती। काले बालों वाली लड़की आगे बढ़ी और मलिन नाम के लड़के के पास बैठ गई। मैंने नहीं, मलिन कुछ कह रहा था, लेकिन उसने उसका गला पकड़ लिया और उसे पूरा बोलने नहीं दिया। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और मलिन का गला घोटने लगी। मलिन ने सांस लेने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर सकता था और लड़की के चेहरे पर क्रूर भाव देख सकता था। कुछ मिनट तक संघर्ष करने के बाद उसका संघर्ष बंद हो गया। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद हो गई, फिर कभी नहीं खुली। वह सचमुच सोचता था कि वह अपने पद के कारण कुछ भी करके बच सकता है। उसे यही सजा मिली। अच्छा काम किया मिल, आओ चलो, छुटकारा तो मिला। अन्य 2 लड़कियों ने मूलिंग को मरते हुए देखकर अब आवाज निकाल दी। उनकी बातों से दक्ष को पता चला कि लड़की का नाम मिलाव था। मिलाव खड़ी हो गई और उसने मलिन के शरीर को घूर कर देखा। हाँ, अब हमारे पवित्र भूत मंदिर में एक कमीना कम हो गया। अब शव से निपटने का समय है। उसने बुदा आया। उसने अपनी अंगूठी में से एक ताबीज निकाला। इस ताबीज को माउंटेन वेट ताबीज कहा गया। जैसे ही इसे किसी व्यक्ति पर रखा जाता यह उसे पहाड़ जितना भारी बना देता। ऐसा कहा जाता था कि इसका असर तब तक रहता था जब तक कि वह व्यक्ति या कोई और व्यक्ति ताबीज को हटा नहीं देता। लेकिन चूंकि वह उस लड़के पर ताबीज रखने की योजना बना रही थी जो मर चुका था, इसलिए कोई संभावना नहीं थी कि वह इसे हटा पाएगा। उसके शरीर को झील के पार ले आओ, मिलाओ ने अन्य लड़कियों से कहा और मलिन के मृत शरीर की ओर इशारा किया। अन्य लड़कियां अपने सामने पड़े लड़के शव की ओर बढ़ी। लड़कियों में से एक ने मलिन के हाथ पकड़े जबकि दूसरी ने उसके पैर पकड़े। वे उसे झील के पार ले गई और वहीं उसे पकड़े रही। मिलाओ अपना ताबीज लेकर उनके करीब आए। उसने माउंटेन वेट ताबीज को मलिन की छाती पर रख दिया। मलिन का वजन तुरंत बढ़ गया और लड़कियों ने उसे छोड़ दिया। शव गिरने लगा और जल्द ही वह पानी में डूब गया। एक भारी वस्तु झील में गिरते ही झील का पानी बाहर निकल
आया, छींटे से लड़कियों के कपड़े भीग गया। अपने अंतिम क्षणों में भी वह हमें परेशान करना नहीं भूला, लाओ ने कहा जब उसने अपने गीले कपड़ों को देखा जो उसके संपूर्ण शरीर को उजागर कर रहे थे। लड़कियां कुछ मिनट तक पानी को देखती रही, फिर वापस मुड़ी और चली गई। दक्ष ने उन्हें जाते हुए देखा और जब वे उससे बहुत दूर पहुंच गए तो उसने अपना छाया परिवर्तन रद्द कर दिया। वह झील के करीब गया और पानी में कूद गया। पानी 1000 मीटर से अधिक गहरा था। दक्ष तैरकर मलिन के शरीर के पास पहुंचा जो झील के तल पर चट्टान की तरह पड़ा था। दक्ष ने मूलन की छाती से ताबीज निकाला और एक तरफ फेंक दिया। दक्ष ने मूलिंग के शरीर को बाहर ले गया। वह पानी से बाहर आया और मूलिंग के शरीर को उठाकर अपने सामने जमीन पर रख दिया। मूलिंग पहले ही मर चुका था और इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन दक्ष ईश्वर प्रदत्त अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका था क्योंकि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिसका वह प्रतिरूपण कर सकता था। उनके शरीर का अनुपात एक जैसा था और वह शरारत के मुखौटे की मदद से अपना चेहरा बदल सकता था। दक्ष ने मूलन की अंगूठी ली और कुछ कपड़े खोजने के लिए अंदर देखा। उसे उम्मीद थी कि अंगूठी के अंदर कपड़े मिल जाएंगे, अन्यथा उसे मूलन को नंग करके उसके पहने हुए कपड़े पहनाने पड़ते। सौभाग्यवश रिंग के अंदर कपड़े थे। दक्ष ने मलिन के कपड़े पहने और उसके पुराने कपड़े वापस रिंग में भेज दिए। उसने मलिन के शरीर को भी अपने भंडारण रिंग के अंदर रख दिया। उसने अपना चेहरा शरारत के मुखौटे से ढक लिया। मैं अब मूलिंग हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम भाग्यशाली हो या बदकिस्मत, तुम्हें एक व्यक्ति मिल गया है जिसका तुम प्रतिरूपण कर सकते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने ये भी सुना होगा कि वह एक बुजुर्ग का बेटा है, साथ ही वह एक बुरा आदमी लगता है जो लड़कियों को मजबूर करता है। जुन ने बड़बड़ा हुए कहा। उन्होंने कहा, हर किसी को मूर्ख बनाने के लिए आपको बुरे लड़के का किरदार निभाना होगा। वह बुरा आदमी नहीं था, उसने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा लड़कियों ने दावा किया था। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जो भी हो मुझे इन सब की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह लड़कियों की दिशा में चलने लगा। रानकन ताराकन रानकन रानकन। दक्ष भूत मंदिर की दिशा में चलता रहा। उसने अपनी आत्मा तलवार को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला। वह अपनी आत्मा तलवार के ऊपर खड़ा हो गया और आगे की ओर उड़ने लगा। उसने अपनी आभा को छिपाने के लिए अपने स्वर्ग के आवरण को भी सक्रिय कर दिया और अपनी साधना को ऐसा दिखाया जैसे कि वह मलिन के समान स्तर की हो। मलिन 5वें चरण का पृथ्वी क्षेत्र साधक था, जबकि उसे मारने वाली लड़की मियाओ 9वें चरण की पृथ्वी क्षेत्र साधक थी। मियाओ के साथ मौजूद अन्य 2 लड़कियां 8वें चरण की पृथ्वी क्षेत्र साधक थी। दक्ष जल्द ही लड़कियों के पास पहुंच गया, लेकिन वह पीछे रह गया। उसने अपनी आत्मिक तलवार को वापस अपने भंडारण वलय में भेज दिया और चुपचाप लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया तथा उन्हें अपनी दिव्य इंद्रिय की सीमा में रखते हुए उनसे यथासंभव दूर रहने लगा। दक्ष जल्द ही भूत मंदिर के पास पहुंच गया। हालांकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वह अपनी दिव्य इंद्रियों की मदद से इसे देख सकता था। जब उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से मंदिर को देखा तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। भूत मंदिर एक विशालकाय मंदिर की तरह था जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ था। जैसे जैसे मंदिर पतला होता गया और ऊंचा होता गया, इसका आकार कुछ पिरामिड जैसा प्रतीत होने लगा। प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी खड़े थे। सुरक्षाकर्मियों ने लड़कियों को अंदर जाने से नहीं रोका, बल्कि उन्हें सलामी दी। कुछ और दूर चलने के बाद वह इसे अपनी आंखों से देख पाया। भूत मंदिर अब तक देखी गई सबसे ऊंची संरचना थी। उसे नहीं पता था कि कितने, लेकिन भूत मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें 100 से ज्यादा मंजिलें हैं, कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था। मुझे समझ आ गया, दक्ष ने योजना बनाते हुए कहा। सीधे मंदिर जाने के बजाय वह वापस चला आया और अपने और मंदिर के बीच दूरी बना ली। उसने पशु क्षेत्र से रान को बुलाया। ओरियन ने आदेश की प्रतीक्षा में दक्ष की ओर देखा। ठीक है ओरियन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ काटो, दक्ष ने ओरियन से कहा। ओरियन असमंजस में दिख रहा था, हिल नहीं रहा था। मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगे कि मुझ पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। यह मेरी योजना का हिस्सा है, लेकिन मैं ये तभी कर सकता हूँ जब आप मेरी मदद करें, दक्ष ने ओरियन से कहा। उसने अपना बायां हाथ रान की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को काटो, ऐसा देना चाहिए कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ, दक्ष ने कहा। ओरा ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने आदेशों को मान लिया। मेरे पिछले हाथ को काटो, मुझे पागलों की तरह खून बहाना है। ओरियन ने अपना मुंह चौड़ा किया और दक्ष के पिछले हाथ को काट लिया। उसके दांत दक्ष के मांस में गहराई तक घुस गए। दक्ष को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। ओरियन ने दक्ष के हाथ छोड़ दिए। दक्ष के हाथ से खून बहने लगा था। खून की वजह से उसके नीले कपड़े बाएं हाथ की तरफ लाल हो गए थे। अच्छा काम है, दक्ष ने ओरियन की प्रशंसा करते हुए उसे वापस भेजा। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपने कपड़े गंदे करने लगा। उसे पता था कि अगर उसके कपड़े साफ होंगे तो लोग उसे शक के दायरे में ले जाएंगे। अपने कपड़े गंदे करने के बाद वह खड़ा हुआ और जानबूझकर अपने कपड़े जगह जगह से फाड़ दिए। उसने इधर उधर देखा और एक पत्थर पाया। उसने पत्थर को अपने सिर के ऊपर उठाया और अपने सिर पर पत्थर से वार किया। दक्ष के सिर से खून बहने लगा। अब मैं तैयार हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। वह कांपते पैरों से
से भूत मंदिर की ओर चलने लगा। मंदिर के द्वार के पास पहुंचते ही उसने अपनी शरारत का मुखौटा भी सक्रिय कर दिया। दक्ष प्रवेश द्वार के पास पहुंचा और ऐसा साफ दिख रहा था कि उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। क्या वह युवा मास्टर मूलिंग नहीं है जो मंदिर के बुजुर्ग का बेटा है? गार्डों ने देखा कि दक्ष उनकी ओर आ रहा है, वह घायल हो गया है, जल्दी करो, हमें उसकी मदद करनी है। गार्ड दक्ष की ओर भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते दक्ष गिर पड़ा। वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था। सुरक्षाकर्मी उसके पास पहुंचे और उसे उठा लिया। ये जानवर के काटने के निशान है, उस पर किसी क्रूर जानवर ने हमला किया होगा, उसके सिर से भी खून बह रहा है। वह भाग्यशाली है कि वह जिंदा वापस आ गया। मैं उसे जीवन रक्षक गोली दे रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक गार्ड ने एक जीवन रक्षक गोली लाकर दक्ष का मुंह खोला और उसे गोली दे दी। जैसे ही गोली दक्ष के मुंह में गई वह पिघलने लगी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। दक्ष के सिर और बाएं हाथ से खून बहना बंद हो गया और घाव भरने लगा। मैं उसे अंदर ले जा रहा हूं, मैं एल्डमू को भी सचेत कर दूंगा। आप लोग प्रवेश द्वार की सुरक्षा संभालिए, मुख्य गार्ड ने कहा और वह खड़ा हुआ और दक्ष को अपनी बाहों में लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। गार्ड ने दक्ष को भूत मंदिर के अंदर ले गया। हालांकि दक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, फिर भी वह अपनी दिव्य इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ देख सकता था। जब उसने भूत मंदिर के अंदर का दृश्य देखा तो एक बार फिर वह आश्चर्यचकित रह गया कि छत कितनी ऊंची थी। पहले उसने अनुमान लगाया था कि इस मंदिर में 100 से अधिक मंजिलें होंगी, लेकिन अब जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि भूत मंदिर की एक मंजिल एक सामान्य इमारत की 10 मंजिलों के बराबर ऊंची थी। यह बहुत ऊंचा था, जिसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि ये दिलचस्प लग रहा था। दक्ष ने गार्ड को एक कांच के कमरे की ओर जाते देखा। जमीन पर एक संरचना थी। जैसे ही दक्ष को अपनी बाहों में लेकर उस संरचना पर खड़ा हुआ, संरचना चमकने लगी। गार्ड और दक्ष कांच के कमरे से गायब हो गए। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की तरह ही एक टेलीपेशन संरचना। दिलचस्प बात यह है कि दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास का माहौल बदल गया था। वह अब एक अलग मंजिल पर था, जो पिछली मंजिल जितनी ही ऊंची थी। वह नहीं जानता था कि वह किस मंजिल पर है, लेकिन उसने महसूस किया कि यह वही मंजिल होगी जहां म्यूलिन का परिवार रहता था। गार्ड ने यथासंभव सावधानी से दक्ष को एक सुंदर दिखने वाले आंगन में ले गया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा उसने दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला। वह अचानक चौंक गई जब उसने देखा कि लड़का गार्ड की बाहों में है। लिन, उसे क्या हुआ? उसने जल्दी से दक्ष को अपनी बाहों में ले लिया। नमस्कार एल्डमू। युवा मास्टर लिन घायल अवस्था में मंदिर के प्रवेश द्वार पर आए और गिर पड़े। उन्हें बहुत चोट थी और उनके हाथ और सिर से खून बह रहा था। घावों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी जंगली जानवर ने चोट पहुंचाई है। मैंने उन्हें जीवन रक्षक गोली दी है, जिससे उनके घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन वे अभी भी बेहोश है, गार्ड ने जवाब दिया। महिला ने गार्ड और दक्ष के बीच बारी बारी से देखा। उसने दक्ष के शरीर की जांच की और पाया कि उसकी चोटें वास्तव में ठीक हो गई है। वह किसी भी खतरे में नहीं था, लेकिन फिर भी दक्ष के कपड़ों पर खून उसे यह स्पष्ट कर रहा था कि यह कितना गंभीर था। वह दक्ष को कमरे के अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने दक्ष को धीरे से अपने कमरे के बिस्तर पर लिटाया और एक तरफ बैठ गई। उसके जागने का इंतजार करने लगी। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने उससे यह भ्रम दिया कि वह अभी भी बेहोश है, क्योंकि उसने शरारत के अपने मुखौटे के प्रभाव को रद्द कर दिया ताकि उसे मुफ्त समय मिल सके। महिला वहां 1 घंटे तक इंतजार करती रही और लगातार दक्ष की जांच करती रही। महिला ने दक्ष की ओर देखा और चिंता से उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ उसके गालों पर रख दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, हमारी वजह से ही तुम ऐसी हो, हमारी वजह से ही तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। अगर तुम अपने पिता से मिली चीजों से प्रभावित ना होती तो तुम इतनी कमजोर नहीं होती और तुम खुद की रक्षा कर पाती। फिर भी क्या तुम माँ की दुर्दशा को नहीं समझ सकती और बाहर नहीं भाग सकती? बाहर बहुत सारे खतरे हैं, देखो तुमने खुद को घायल कर लिया। महिला ने चिंता से दक्ष को देखते हुए कहा, बस आज से मैं मंदिर से बाहर जाने का तुम्हारा अधिकार छीन रही हूँ। मैं तुम्हें फिर से खुद को खतरे में नहीं डालने दूंगी। यह सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित वापस आ गई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या हो सकता था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं उन सभी को सूचित कर दूंगी। तुम्हें मंदिर से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दक्ष उसकी आवाज में चिंता महसूस कर सकता था और उसे यकीन था कि अगर वह उसकी स्थिति में होता और उसका बेटा उसी हालत में वापस आता तो वह भी वही करता। आप यही आराम करें, मैं बाहर आपके लिए कुछ बना रही हूँ, महिला ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई तथा अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। दक्ष ने उसके जाने के बाद अपनी बाहें फैलाई, खास तौर पर अपनी बाएं बाह जो चोटिल थी। हालांकि लाइफ हीलिंग पिल ने उसकी बाह को ठीक कर दिया था, फिर भी उसे वह एहसास याद था और वह असहज महसूस कर रहा था। उसने अपनी बाएं बाह को हिलाया ताकि वह फिर से परिचित हो जाए। योजना का दूसरा भाग भी अच्छा रहा। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है जागना, दक्ष ने बैठते हुए सोचा। दक्ष ने अपने कमरे की ओर आते कदमों की आवाज सुनी। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया और उसने अपने शरारती मुखौटे का प्रभाव सक्रिय कर दिया। यह मलिन की माँ थी जो हर्बल पानी का एक बड़ा कटोरा लेकर अंदर आई थी। उसने कटोरा पास की मेज पर रख दिया। उसने दक्ष को खड़ा होने में मदद की और उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये बकवास है, दक्ष ने सोचा। जब उसने देखा कि महिला उसके कपड़े उतार रही थी वह अपनी आंखें खोलकर भी उसे रोक नहीं सका। दक्ष ऐसा होने नहीं दे सकता था। हालांकि वह समझ गया था कि वह शायद ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वह मलिन के खून से सने शरीर को साफ कर सके और उसके कपड़े बदल सके, लेकिन दक्ष ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसके और मलिन के बीच एक बड़ा अंतर था। वह नहीं जानता था कि महिला ने पहले
पहले मलिन को नग्न देखा था या नहीं, लेकिन उसे एहसास था कि अगर वह उसे नग्न देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि वह उसका बेटा नहीं है। दक्ष ने पहले ही मलिन के शरीर को देख लिया था ताकि वह समझ सके कि किस तरह से उसका शरीर मलिन के शरीर से मेल खाता है और किस तरह से वे अलग है, ताकि वह समझ सके कि उसे किस बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा लड़का मलिन के लड़के से बहुत बड़ा था। अगर महिला ने मलिन को पहले देखा होता तो उसे यह एहसास हो जाता और शायद उसे शक होता और इससे पहले कि वह उसकी पैंट उतार पाती दक्ष ने ऐसी आवाज निकाली मानो वह जाग रहा हो। महिला चौंक गई और तुरंत रुक गई। लिना, क्या तुम जाग गई हो? अपनी आंखें खोलो, बेबी माँ यहाँ है, उसने दक्ष को गौर से देखते हुए कहा। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उसे शून्य दृष्टि से देखा। क्या तुम ठीक हो लिनरा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? महिला ने असमंजस में पूछा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उसे असमंजस में देख रहा था। आप कौन है? दक्ष ने पूछा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? महिला ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ पूछा। माँ, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने उससे पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे याद रखने में परेशानी हो रही हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया जैसे उसके सिर में दर्द हो रहा हो। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, दक्ष ने कहा और उसने अपना सिर और भी कसकर पकड़ लिया। अपने आप पर दबाव मत डालो, तुम अभी अभी जागे हो, लेट जाओ और आराम करो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ तुम्हारे लिए यहाँ है, महिला ने दक्ष को गले लगाते हुए कहा। उसने दक्ष को बिस्तर पर लेटने में मदद की। यही रुको और आराम करो, माँ अभी आती होंगी, महिला ने कहा और जल्दी से उठकर चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आए। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। बूढ़े आदमी ने काले साधु के कपड़े पहने हुए थे। वह बूढ़ा और बुद्धिमान लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था जो उसके चेहरे के एक तरफ से दूसरी तरफ क्षैतिज रूप से फैला हुआ था। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ उलझन में इधर उधर देख रहा था, मानो वह अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा हो। बड़े गुलेनेर को एक जानवर ने घायल कर दिया था और वह बेहोश हो गया था। उसके सिर पर भी चोट लगी थी। उसके घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। कृपया मेरे बेटे की मदद करें, महिला ने बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़े आदमी को एल्डम्यू कहा जाता था। वह एल्डम्यू नामक महिला के समान ही रैंक में था, लेकिन उसकी विशेषता अलग थी। वह पूरी तरह से अपनी चिकित्सा क्षमताओं के कारण मंदिर में था। चिंता मत करो एल्डम्यू, आपका बेटा मेरे भतीजे जैसा है। बेशक मैं उसकी हर संभव मदद करूंगा। मंदिर के चिकित्सक और पारिवारिक मित्र के रूप में यह मेरा कर्तव्य है, एल्डरगू ने कहा। वह दक्ष के पास गया और उसके पास बैठ गया। मुलिन, क्या तुम्हें मेरी याद है? एल्डरगू ने दक्ष का हाथ पकड़ते हुए पूछा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, दक्ष ने उसी स्वर में उत्तर दिया। एल्डरगू ने दक्ष का हाथ छोड़ा और एल्डरम्यू की ओर देखा। मुझे शारीरिक रूप से उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। उसके बालों पर लगे खून को देखकर ऐसा लगता है कि उसके सिर पर भी चोट लगी है। हालांकि घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन यह संभव है कि सदमे और प्रभाव ने उसकी याददाश्त को प्रभावित किया हो। मैंने पहले भी ऐसी चीजें होते देखी है, एल्डरगू ने जवाब दिया। कृपया मुझे बताएं कि क्या आप उसे ठीक होने में मदद कर सकते हैं? एल्डरगू ने चिंता के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। वह ठीक हो जाएगा। हमारे पास दो विकल्प हैं, हम उसे मुक्त छोड़ सकते हैं और उसकी याददाश्त को सामान्य रूप से ठीक होने दे सकते हैं, या मैं उसे एक विशेष दवा दे सकता हूं जो विशेष रूप से ऐसी स्थितियों के लिए बनाई गई है। दवा खाने के बाद उसकी याददाश्त वापस आने की 99% संभावना है। लेकिन एल्डरगू ने एल्डरम्यू को समझाना शुरू किया, लेकिन अंतिम बिंदु पर पहुंचकर उन्होंने रुक गए। लेकिन क्या? एल्डरम्यू ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। इस बात की बहुत कम संभावना है कि गोली विफल हो जाए और इच्छित तरीके से काम ना करे। अगर ऐसा हुआ तो उसे अपनी याददाश्त कभी वापस नहीं मिलेगी। एल्डरगू ने बात पूरी की। अगर आप मेरी सलाह सुनना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उसे अपनी याददाश्त स्वाभाविक रूप से वापस पाने के लिए समय दें। ये हमारे पास सबसे सुरक्षित विकल्प है। अगर पहला विकल्प कुछ सालों के बाद भी काम नहीं करता है तो दूसरा विकल्प आखिरी विकल्प होना चाहिए, एल्डरम्यू ने कहा। अगर हमने पहले दूसरा तरीका आजमाया और वह विफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं पहली विधि का पालन करूंगी। मुझे और क्या ध्यान में रखना होगा? उसने एल्डरगू से पूछा। एल्डरगू ने उसे कुछ और बातें बताई, जैसे कि उसे क्या आहार देना चाहिए। उन्होंने दक्ष को खाने की अनुमति वाले भोजन के बारे में भी बात की। उन्होंने उसे हर दिन एक खास हर्बल स्नान में नहाने की अनुमति देने के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें कमरे के अंदर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें ज्यादा लोगों से मिलने की जरूरत है, क्योंकि तब उन्हें याद रखने की संभावना ज्यादा होगी। वे कमरे से बाहर जाते समय भी बातें करते रहे। जब वे कमरे से बाहर चले गए तो दक्ष उठकर बैठ गया और उसने गहरी सांस ली। जून दक्ष के पास आए और बिस्तर पर बैठ गई। तुम भूत मंदिर के अंदर हो और तुम एक बुजुर्ग के बेटे हो, अब क्या आगे की योजना क्या है? जून ने दक्ष से उसकी योजना के बारे में पूछते हुए पूछा। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, दक्ष ने जून को जवाब दिया, और वो सुलझ जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही किसी भी गलती के लिए भूलने की बीमारी का बहाना है, जून जवाब दिया। तुम वह नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूँ। क्या तुमने उस महिला की साधना भी देखी है? दक्ष ने जून से पूछा। तुम
तुम जिस आदमी का धूम कर रही हो उसकी मां, मैंने उसकी साधना को नहीं देखा, उसका क्या हुआ? जुन ने पूछा। वह एक स्वर्ग लोक साधक है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। भूत मंदिर का बुजुर्ग समुद्री डाकू राजा से कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन जब तक उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता तब तक सब ठीक है। जुन ने कहा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि मैं इस कमरे से कैसे बचकर निकलूंगा। संप्रदाय के आसपास छिपने का मेरा सबसे अच्छा विकल्प शाम या रात का समय है, जब मैं अपने छाया परिवर्तन का उपयोग करने में सक्षम हूं। लेकिन अगर मैं शाम को कमरे से बाहर निकलता हूं तो उसे पता चल जाएगा। मैं इसे इस तरह से कर सकता हूं कि मैं उससे बताए बिना निकल जाऊं, लेकिन अगर वह आधी रात को इस कमरे में आती है तो ये बहुत खतरनाक है। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जून को जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक रात में कुछ भी ढूंढ पाऊंगा, और अगर दुर्भाग्य से वह कमरे में आ गई और उसने देखा कि मैं कमरे में नहीं हूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा और मेरी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। पबफ्यू द्वारा विज्ञापन, ये बेहतर होता यदि म्यूलिन एक सामान्य शिष्य होता या फिर मुझे एक औसत शिष्य मिल जाता जिसका अपना अलग प्रांगण होता, लेकिन मुझे बस उसे चुनना था जिसके पास साधना से संबंधित कुछ अजीब समस्याएं थी जिनके बारे में महिला ने बात की थी। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस यही कर सकते हैं कि अच्छे की उम्मीद करें और सावधान रहे। जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो एक चीज है जो मैं कर सकता हूं। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, जैसे कि उसे अचानक कोई विचार सूझा हो। उसके चेहरे पर चमक आ गई। क्या? जुन ने असमंजस में उसकी ओर देखते हुए पूछा। प्रतिरूपणकर्ता के प्रतिरूपणकर्ता को लाकर, दक्ष ने कहा, और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जून ने असमंजस में दक्ष को देखा, ये सोचकर कि वह क्या बात कर रहा है। अगर वह महिला रात में कमरे में आएगी तो वह क्या करेगी? वह देखेगी कि मैं ठीक से सो रहा हूं या नहीं, और शायद वह मेरे चेहरे को छुएगी या मेरे माथे को चूमेगी जैसे एक माँ करती है। दक्ष ने पूछा, हाँ शायद। जून ने अपना सिर हिलाया, तो फिर बस इतना ही जरूरी है कि कोई मेरी जगह ले ले और रात में मलिन होने का नाटक करे। दक्ष ने कहा। उन्होंने कहा, बाकी सब कुछ शरारत का मुखौटा संभाल लेगा, तुम्हारी जगह कौन लेगा? तुम्हारे पास एकमात्र पुरुष तुम्हारे दादाजी हैं जो आकार में बहुत बड़े हैं और सभी लड़कियों की छाती बढ़ी है। भले ही वे अपना चेहरा बदल ले, लेकिन उनके शरीर की संरचना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे मलिन नहीं है। जुन ने दक्ष को याद दिलाया, क्योंकि वह आगे बढ़ी और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने अपना शरीर इस तरह घुमाया कि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह उसके ऊपर था। जब शव को कंबल से ढका जाएगा तो वे उसे नहीं देखेंगे, केवल चेहरा ही मायने रखता है। लेकिन हाँ, दादाजी नहीं आ सकते, उनकी शारीरिक संरचना बहुत अलग है। मिंग्यू आ सकती है अगर वह अपनी छाती को किसी चीज से बांध ले जिससे उसकी छाती सपाट लगे। वह यहाँ मेरे घर पर रहेगी। दक्ष ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ओम, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझसे दूर जा सकती हो? जून ने लाल चेहरे से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हालांकि दक्ष जून के साथ बातचीत कर रहा था, उसकी दिव्य इंद्री सक्रिय थी और वह देख सकता था कि वह महिला और एल्डबुयू नामक व्यक्ति आंगन के बाहर बात कर रहे थे। क्या तुम सुन रहे हो? मुझे आजाद करो, जून ने फिर कहा। दक्ष ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया ताकि उसके होंठ उसके होठों से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर हो। वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। क्यों? दक्ष ने बड़बड़ाया। जून का चेहरा लाल हो गया था और वह उसे घूर रही थी। तुम मूर्ख हो, जून ने कहा, और वह उसके नीचे से गायब हो गई। तुम हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में गायब हो जाते हो, दक्ष ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। हालांकि तुम्हें चिढ़ाना मजेदार है, गंभीर परिस्थितियों में यह मुझे शांत कर देता है। वह अपने बिस्तर पर लेट गया। चुनकी महिला अब बाहर थी और उसके पास अवसर था। उसने मिंगू को नकली दुनिया से बाहर निकाला और उसे योजना बतानी शुरू कर दी कि उसे शाम को जब दक्ष उसे बुलाए तो अपनी छाती को ठीक से ढक कर तैयार रहना होगा। मिंगू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दक्ष ने देखा कि मलिन की मां अंदर आ रही थी। उसने मिंगू को वापस नकली दुनिया में भेज दिया और अपने बिस्तर पर लेट गया और उस महिला के अपने कमरे में आने का इंतजार करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महिला के कमरे में प्रवेश करने से ठीक पहले दक्ष ने अपनी शरारत का मुखौटा लगा लिया और अपना रूप बदल लिया ताकि वह म्यूलिन जैसा लगे। औरत कमरे में दाखिल हुई। दक्ष अभी भी जाग रहा था और उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। जैसे ही वह अंदर आए, दक्ष बिस्तर पर बैठ गया। वह भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे उसकी याद ही ना हो। वो महिला उसके सामने ने रुकी और उसके पास बैठ गई। तुम्हें अभी भी कुछ याद है? एल्डमयू ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। सब ठीक है, किसी भी बात की चिंता मत करो, समय के साथ तुम सब कुछ याद कर लोगी। अभी के लिए तुम वही कर सकती हो जो मैं तुम्हें बताऊंगी, एल्डमयू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी मां हूं मूयून और यह भूत मंदिर है। मैं यहाँ एक बुजुर्ग हूँ और तुम भूत मंदिर में एक शिष्य हो, उसने कहा। तुम यहाँ तक समझ गए? दक्ष ने अपना सिर हिलाया।
अच्छा तुम पर किसी क्रूर जानवर ने हमला किया था और तुम घायल हो गए थे, इस वजह से तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जल्द ही तुम्हें अपनी यादें वापस मिल जाएंगी। बस अपना जीवन सामान्य तरीके से जियो, ये जगह तुम्हारा घर है, तुम बाहर जाकर दूसरे लोगों से मिल सकती हो और उनसे बात भी कर सकती हो। इल्डम्यू ने दक्ष के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने कहा, जब तुम कल कक्षाओं में जाओगी तो तुम्हें बेहतर समझ आएगी। क्लास? दक्ष ने असमंजस में उससे पूछा। कक्षाएं एक सभा की तरह होती हैं जहां साधक ज्ञान सीखते हैं और जहां वे सीख सकते हैं कि कैसे मजबूत बने। मंदिर के बुजुर्गों में से एक साधना से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में सिखाएगा। हर दिन एक कक्षा आयोजित की जाती है, हर कक्षा 2 घंटे तक चलती है। इल्डम्यू ने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को सप्ताह में केवल 3 कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता होती है। ये सप्ताह का अंतिम दिन है, इसलिए आपको इसमें भाग लेना होगा, जो एक तरह से अच्छा है क्योंकि आप अपने दोस्तों और अन्य लोगों से मिलेंगे। कक्षा में भाग लेने और उनसे मिलने के बाद आपको सब कुछ याद भी आ सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, यह भविष्य की बात है, पहले मुझे तुम्हारा शरीर साफ करने दो, तुम अभी भी खून से लथपथ हो, महिला ने कहा और उसने दक्ष के कपड़े उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। मत करो, मैं खुद ही कर लूंगा, दक्ष ने उसे रोकते हुए कहा। महिला अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगी, अंततः वह मुस्कुराने लगी। हो सकता है कि आप अपनी यादें भूल जाएं, लेकिन आपकी आदतें अभी भी वही है, आप अभी भी आसानी से शर्मिंदा हो जाती हैं। ठीक है, चूंकि आप इसे खुद करने जा रही हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करें। मैं इल्डम्यू ने जो मुझे बताया है उसके अनुसार हर्बल स्नान तैयार करूंगी, उसने कहा और खड़ी होकर कमरे से बाहर चली गई। यह बहुत अजीब है, वह महिला इतनी शक्तिशाली है और वह एक बुजुर्ग भी है, फिर भी उसके पास कोई नौकर नहीं है, दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। वह उठ खड़ा हुआ और अलमारी की ओर चला गया ताकि वह उन कपड़ों को चुन सके जो वह बाद में पहनेंगे और यह भी देख सके कि इस जगह पर और क्या क्या है। अलमारी में उसे कुछ कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला जो ऐसे लग रहे थे जैसे पहले कभी पहने ही ना गए हो। अलमारी में एक चाकू भी था जो कुछ हद तक आकर्षक लग रहा था। दक्ष ने एक चाकू उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। चाकू में कुछ अजीब बात थी जो उसे कहीं खास जगह पर मिली। यह एक चाकू था जिसे तलवार की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। चाकू का ब्लेड चांदी के रंग का था जबकि चाकू का हैंडल गहरे भूरे रंग का था। चाकू के किनारे पर हर जगह दरारें थी, ऐसा भी लग रहा था कि चाकू की धार अब अपनी धार खो चुकी है। इसकी खराब हालत के कारण यह ऐसा हथियार नहीं लग रहा था जिसे कोई इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो दक्ष को दिलचस्प लगा। जैसे ही उसकी नजर चाकू पर पड़ी उसने महसूस किया कि उसका खून गर्म हो गया है और जब उसने चाकू अपने हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे उसे एक लंबे समय से बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि क्या इस चाकू का उसके वंश से कोई संबंध है। अल्पविराम वह जून से पूछने ही वाला था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला और इल्डम्यू अंदर आ गए। जैसे ही महिला ने दक्ष के हाथ पर चाकू देखा तो वह चौंक गई। वह चाकू, तुम उसे छू नहीं सकते, उसने जोर से कहा। वह जल्दी से उसके पास गई और उससे चाकू ले लिया। दक्ष ने असमंजस में देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह सब क्या था। वह एक पुराने चाकू को लेकर इतनी हैरान क्यों थी जो इतनी बुरी हालत में था। क्या वह भी महसूस कर सकती थी कि यह चाकू कितना खास था, ठीक उसी तरह जैसे कि वह था। दक्ष आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे चिल्लाने के लिए खेद है, ये चाकू ऐसी चीज है जिसे तुम छू नहीं सकती। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हें इस चाकू का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, कृपया समझो, उसने दक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। एक चाकू जो मलिन उसके पिता और मेरे वंश से संबंधित है। मलिन के पिता कौन थे और यह चाकू वास्तव में क्या है? क्या यह मलिन की उस स्थिति के बारे में है जिसके बारे में उसने बात की थी, जिसने उसकी साधना को प्रभावित किया था? दक्ष ने सोचा। उसका खून फिर से शांत हो गया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब वह कुछ खो रहा है। वह वाकई चाकू पकड़ना चाहता था, लेकिन वह उसके हाथ से चाकू नहीं ले पा रहा था। मुझे चाकू पसंद है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? दक्ष ने उससे पूछा। नहीं, तुम नहीं दे सकते, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती, मैं तुम्हें ये तभी दे सकती हूँ जब तुम 20 साल के हो जाओगे। वैसे भी मैंने पानी तैयार कर लिया है, मेरे साथ आओ। इल्डम्यू ने पीछे मुड़कर दक्ष को अपने पीछे आने का इशारा किया। दक्ष उसके पीछे चलने लगा। उसे शौचालय ले जाया गया। अंदर सब कुछ तैयार है, तुम अंदर जा सकते हो, मैंने तुम्हारे कपड़े भी वहीं रख दिए हैं, उसने कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद करने के बाद मुखौटे का प्रभाव निष्क्रिय कर दिया। आखिरकार मैं अपने सिर से खून धो सकता हूँ। खून से लथपथ सिर होना वाकई असहज था, दक्ष ने सोचा, और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसके सामने एक बाथटब था जिसमें हरे रंग का तरल पदार्थ जैसा कुछ था। दक्ष को तरल पदार्थ के ऊपर कुछ पत्तियां तैरती हुई दिखी। यह वही हर्बल पानी था जिसके बारे में इल्डम्यू ने बात की थी। इसे शुद्ध पानी और 29 विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे शरीर को पोषण देती है। दक्ष ने बाथटब में कदम रखा और अपना शरीर पानी में
में डुबो दिया। उसने अपना हाथ धोया जो खून से लथपथ था और सिर भी सारा खून इसलिए था क्योंकि उसने जानबूझकर अपने शरीर को चोट पहुंचाई थी ताकि भूत मंदिर में बिना किसी संदेह के प्रवेश कर सके। 20 मिनट से ज्यादा नहाने के बाद दक्ष बाथ टब से बाहर निकला। उसने किनारे पर पड़े तौलिए से अपने शरीर को साफ किया और एल्डम्यू ने जो कपड़े उसके लिए रखे थे उन्हें पहन लिया। उचित ढंग से कपड़े पहनने के बाद वह दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने से पहले उसने शरारत का मुखौटा पहन लिया। अच्छा लग रहा है, रात बहुत हो चुकी है, मेरे साथ आओ, एल्डम्यू ने कहा। जब उसने दक्ष को बाहर आते देखा उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। वह उसे एक अलग कमरे में ले गई जो उस कमरे के ठीक बगल में था जिसमें वह पहले बैठा था। दक्ष ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वह कमरे में नहीं सोएगा क्योंकि उसने अलमारी में महिला के कपड़े देखे थे। कमरा महिला का था और अब वह उसे उस कमरे में ले जा रही थी जो उसका था। वह उसे दूसरे कमरे में ले गई जो म्यूइन का कमरा था। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे कंबल से ढक दिया। अच्छी तरह सो जाओ लिम्र, किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं अगले कमरे में रहूंगी। कल सुबह मैं तुम्हें मंदिर के बड़े की कक्षा में ले जाऊंगी, तुम अपने दोस्तों से मिल सकते हो, जीवन फिर से मजेदार हो जाएगा, उसने कहा और अपना हाथ उसके गालों पर रख दिया। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। महिला उठकर कमरे से बाहर चली गई और जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। महिला के जाने के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उठ बैठा। क्या आप आज रात को ही उस जगह की तलाशी लेना चाहते हैं या कल रात? आप कल और जानकारी एकत्र कर सकते हैं, जुन ने सुझाव दिया। मैं इंतजार नहीं कर सकता, कल भी वैसा ही होगा जैसा अभी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि मंदिर में कैदियों को कहाँ रखा गया है, मुझे खुद ही तलाश करनी होगी, दक्ष ने जवाब दिया। वह मिंगू को नकली दुनिया से बाहर ले आया। मिंगू पहले से ही तैयार थी, उसकी छाती भी अब सपाट लग रही थी। उसने अपनी छाती को सपाट दिखाने के लिए उसके चारों ओर कपड़े की एक पतली पट्टी लपेटी हुई थी। दक्ष ने अपने कपड़े उतारकर मिंगू को पहनने के लिए दे दिए और उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। उसने मुखौटा भी सक्रिय कर लिया और स्वयं को मलिन जैसा बना लिया। यही वह रूप है जो तुम्हें अपनाना है, उसने उसके कानों में फुसफुस आया। बस इस चेहरे की कल्पना करो और मुखौटा बाकी काम कर देगा। दक्ष ने मास्क उतारकर मिंगू को दे दिया। मिंगू ने मुखौटा पहना और कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपना मन शांत रखो, चिंता मत करो और बस आराम करो, अन्यथा ये काम नहीं करेगा, उन्होंने उससे कहा। मिंगू ने पुनः ध्यान केंद्रित करने से पहले एक गहरी सांस ली। इस बार यह काम कर गया। शरद का मुखौटा सक्रिय हो गया और मिंगू का चेहरा अब म्यूलिन जैसा दिखने लगा। अगर औरत यहाँ आए तो बिस्तर पर लेटे रहना और सोने का नाटक करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उठना मत, दक्ष ने उसे याद दिलाया। मिंगू ने बिस्तर पर लेटते हुए अपना सिर हिलाया। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें लगे कि चीजें समस्याग्रस्त हो रही हैं तो इसे कुचल देना, मैं वापस टेलीफो जाऊंगा और बाकी सब संभाल लूंगा, दक्ष ने उसके कान में कहा और उसे एक ताबीज दिया। मैं करूंगी, मिंगू ने ताबीज लेते हुए कहा। उसने ताबीज को सावधानी से पकड़ा। दक्ष ने देखा कि एल्डम्यू पहले से ही कमरे में थी, वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर के बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि यह यहाँ से जाने का सबसे अच्छा मौका है। वह अपने कमरे के बाहर टेलीफो गया क्योंकि उसने वह स्थान देखा था। वह सावधानी पूर्वक कदमों से खिड़की की ओर चलने लगा। वह खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर देखने लगा। वह खिड़की की सहायता से प्रांगण के बाहर टेलीफो गया। जैसे ही वह बाहर टेलीप हुआ उसने अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर दिया। वह भूत मंदिर के अंदर होने के कारण आकाश नहीं देख पा रहा था, लेकिन दक्ष के अनुसार उस समय लगभग आधी रात हो रही थी। वह अपनी आत्मिक तलवार को बाहर ले आया और दिव्य इंद्रिय को सक्रिय रखते हुए अपनी तलवार की सहायता से उड़ना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये क्या है? दक्ष ने भौंसा करते हुए पूछा क्योंकि उसने देखा कि जमीन के पास एक भूत जैसा कुछ तैर रहा था। कुछ देर बाद उसे एक और भूत दिखा जो बिल्कुल वैसा ही था। उसने अभी तक मंदिर के अंदर कोई पहरेदार नहीं देखा था, लेकिन उसने दो भूतों को पहले ही देख लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे भूत मंद के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि वह अंदर के कामकाज को समझ सके, लेकिन उसने मान लिया कि भूत मंदिर के सतल पर कोई गार्ड नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बुजुर्गों के लिए एक मंजिल है? वे यहाँ पहरेदार नहीं रखते क्योंकि बुजुर्ग संप्रदाय के लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो पहरेदार उन्हें रोक नहीं पाएंगे। यही हो सकता है। भूत मंदिर में बहुत सी मंजिलें हैं, इसलिए अगर उन्होंने एक पूरी मंजिल को बुजुर्गों के रहने के लिए आवंटित कर दिया होता तो ये समझ में आता। मोलिन या तो इस मंजिल पर रहता था क्योंकि वह एक बुजुर्ग का बेटा था, या ये भी संभव था कि उसका अपना आंगन एक अलग मंजिल पर था, लेकिन उसे उस द्वारा यहाँ लाया गया था क्योंकि यह वह जगह थी जहाँ महिला रहती थी। उसने सोचा, लेकिन ये सब एक धारणा थी, उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी धारणा सही थी। दक्ष मंजिल की सबसे ऊपरी छत के पास उड़ गया जो जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर थी। इससे उसे अपने आसपास की चीजों पर नजर रखने और अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करके जगहों को स्कैन करने की बेहतर क्षमता मिली। रास्ते में उसे जितने भी प्रांगण मिले उसने उन सभी को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ
जहां किसी कैदी को रखा जाता होगा। उन सभी आंगन में उसे लोग मिले, उनमें से कुछ सो रहे थे जबकि अन्य खेती कर रहे थे। उसे यकीन था कि उसने जितने भी लोगों को देखा था वे सभी बुजुर्ग थे, उनमें से कोई भी शिष्य जैसा नहीं लग रहा था। दक्ष जानता था कि उसके पिता के इस मंजिल पर होने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि यह बुजुर्गों का निवास स्थान था, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। वह जानता था कि उसे संप्रदाय की जेल को खोजने के लिए अन्य मंजिलों पर जाने की जरूरत है और वहां के गार्डों से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करनी है जो उस जगह को संभालता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह जानता था कि उसे उस गार्ड उपयोगकर्ता की तरह अन्य मंजिलों पर जाने के लिए उन टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होगी ताकि वह इस मंजिल पर आ सके, लेकिन वह ये जाने बिना प्रभावी ढंग से ऐसा नहीं कर सकता था कि यह काम कर रहा है। वह कभी नहीं जानता था कि कोई व्यक्ति संप्रदाय द्वारा स्थापित टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है ताकि उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाया जा सके। संभवतः प्रत्येक मंजिल पर इस तरह की कई संरचनाएं थी जो उन्हें अलग अलग मंजिलों पर ले जाती थी। वह बिना किसी जानकारी के किसी यादृच्छिक मंजिल पर नहीं जाना चाहता था, हालांकि उसे इसकी चिंता नहीं थी। वह जानता था कि संरचनाओं और दूसरी मंजिलों पर जाने के रास्ते के बारे में पूछना कोई अजीब सवाल नहीं था। अपनी याददाश्त खो जाने के बहाने से वह जवाब पाने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी मिला उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश की और इस मंजिल को पूरी तरह से स्कैन किया, इस उम्मीद में कि कुछ उपयोगी मिल जाएगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। पूरी मंजिल को पार करने में उसे 6 घंटे लगे, लेकिन एल्ड के आंगन के अलावा उसे और कुछ नहीं मिला। इस मंजिल पर कोई ऊंची संरचना या कुछ खास नहीं था। इस मंजिल पर मंदिर के बुजुर्गों के साथ सैकड़ों आंगन थे, हालांकि उन्हें इस मंजिल के विभिन्न स्थानों पर 26 टेलीपोर्टेशन संरचनाएं मिली। 26 संरचनाएं मंदिर में संभवतः इस एक के अलावा 26 मंजिलें थी। प्रत्येक मंजिल के लिए इनमें से एक संरचनाओं पर कोई संख्या भी नहीं है। उचित समझ के बिना गलती करना आसान है, दक्ष ने बड़बड़ा। उन्होंने कहा, चूंकि यह बुजुर्गों का स्थान है इसलिए इनमें से किसी भी संरचना में कोई नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब गार्ड मुझे यहाँ ला रहा था तो मैंने भूतल पर संरचना के चारों ओर गार्डों को देखा था। ये दिन का समय होना चाहिए, तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए। जून ने दक्ष को याद दिलाया, ये देखकर कि वह संरचनाओं के रहस्य में डूबा हुआ था। दक्ष अपने विचारों से बाहर आया और अपना सिर हिलाया। वह वापस उड़ने लगा और एल्डम्यू के आंगन के सामने उतरा। उन्होंने टेलीप का प्रयोग किया और अपने कमरे के अंदर चले गए। सब कुछ संभालने के लिए धन्यवाद। दक्ष ने मिंगू को धन्यवाद दिया। कोई गंभीर बात नहीं थी, रात में यहाँ कोई नहीं आता, मिंगू ने जवाब दिया और मास्क उतार कर दक्ष को दे दिया। मुझे इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही सावधान रहा जाए। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, खैर धन्यवाद, अब तुम वापस जा सकती हो, उसने उससे कहा और आगे बढ़कर उसके होठों पर चूमा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्ष ने उसे वापस नकली दुनिया में भेज दिया। वह बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा तथा एल्डम्यू के जागने और यहाँ आने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे के बाद एल्डम्यू अपने कमरे से बाहर आए। उसने उसका कमरा खोला और दक्ष के कमरे में कदम रखा। वह दक्ष के पास गई जो बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसने अपना हाथ उसके गालों पर रख दिया। उठो बेबी, तुम्हें तैयार होने की जरूरत है, नहीं तो तुम मंदिर के इल्मिया के व्याख्यान के लिए देर हो जाओगी, उसने धीरे से कहा। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बैठ गया। एल्डम्यू ने उसे बताया कि उसके स्नान के लिए हर्बल पानी तैयार है और उसके कपड़े पहले से ही वहां मौजूद हैं। दक्ष बिस्तर से उतरकर खुद ही बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर नहाने के बाद वह दूसरे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आया। अच्छा चलो चले, एल्डम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा और दक्ष को अपने साथ ले गई। वह उसके साथ अपने आंगन से बाहर निकली और एक जानवर को बाहर ले आई। वह जानवर जिसे उसने अपने जानवरों के थैले से बाहर निकाला था वह एक डार्क सोल्स वेलो था। यह एक शक्तिशाली जानवर था जो आकार में बहुत बड़ा नहीं था। ये केवल 2 लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त था। फिर भी दक्ष को जिस बात ने चौंकाया वह था जानवर की साधना। यह एक पीक स्काई रियल जानवर था जो साधना में सांप सम्राट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वास्तव में उससे पहले डार्क सोल्स वेलो स्वर्ग क्षेत्र का जानवर बनने से बस एक कदम दूर था। आओ भी, उसने कहा जब वह डार्क सोल्स वेलो के ऊपर खड़ी थी और उसने दक्ष को भी आने का इशारा किया। दक्ष आगे बढ़ा और डार्क सोल्स वेलो पर भी चढ़ गया। डार्क सोल्स वेलो उड़ने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डार्क सोल्स वेलो ने दक्षिण की ओर उड़ना शुरू कर दिया और जल्द ही फर्श के दक्षिणी किनारे पर उतर गया। यह उन जगहों में से एक थी जहां दक्ष ने टेलीप संरचनाओं में से एक को देखा था। उसे नहीं पता था कि टेलीप संरचनाओं का दूसरा छोर कहां है, इसलिए उसने उनमें से किसी के अंदर कदम नहीं रखा था और फर्श पर घूमने के बाद वापस आ गया था। डार्क सोल्स वेलो के जमीन पर उतरने के बाद म्यू इन सब वेलो से नीचे उतरी और दक्ष का हाथ पकड़ लिया। उसने डार्क सोल्स वेलो को वापस जानवर की थैली में भेज दिया। वह दक्ष को लेकर क्रिस्टल कक्ष के अंदर चली गई जिसके अंदर टेलीप संरचना थी। जैसे ही म्यू और दक्ष टेलीप फॉर्मेशन के ऊपर खड़े हुए वह चमकने लगा। टेलीप
संरचना कुछ सेकंड के लिए चमकी। फिर दक्ष ने पाया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। वह अब एक अलग क्रिस्टल कक्ष में खड़ा था जो स्पष्ट रूप से एक अलग मंजिल पर था। उन्होंने क्रिस्टल कक्ष के बाहर 2 गार्डों को भी खड़े देखा, जिससे उनके इस सिद्धांत की पुष्टि हुई कि पिछली मंजिल पर कोई गार्ड नहीं था, क्योंकि वह बुजुर्गों की मंजिल थी। म्यू यू ने दक्ष के साथ क्रिस्टल कक्ष से बाहर कदम रखा। म्यू जैसे ही वह बाहर निकली, गार्डों ने उसका स्वागत किया। म्यू यू ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने एक बार फिर अपने जानवर के थैले से डार्क सोल्स वेलो को बाहर निकाला और दक्ष के साथ उसके ऊपर चढ़ गई। डार्क सोल्स वेलो ने एक बार फिर से उड़ना शुरू कर दिया। जब डार्क सोल्स वेलो उड़ रहा था, दक्ष ने जमीन की तरफ देखा। उसे जमीन पर बहुत सारे लोग और कई नई संरचनाएं दिखाई दे रही थी। यह पूरी मंजिल बिल्कुल अलग थी, जबकि एल्ड का फर्श उन्हें खालीपन और सांत्वना का एहसास देता था। ये फर्श जीवन से भरा था। उसने देखा कि शिष्य इधर उधर जमीन पर टहल रहे थे। कुछ शिष्यों को दूसरे शिष्यों द्वारा पीटा भी जा रहा था। उन्होंने एक शिष्य के शव को कुछ लोगों द्वारा ले जाते हुए भी देखा जो नौकर जैसे दिख रहे थे। वह देख सकता था कि यह जगह कितनी क्रूर थी। पूरा फर्श एक जंगली दुनिया की तरह था, जो एक ऐसी जगह की तरह लग रहा था जहां ताकत का राज था। भले ही यहाँ कोई अराजकता नहीं थी, लेकिन यहाँ बदमाशी और सत्ता का धार था। ये जगह वैसी ही दिखती थी जैसी उसने एक सच्चे दुष्ट संप्रदाय की कल्पना की थी। डार्क सोल संप्रदाय के विपरीत, भले ही डार्क सोल संप्रदाय में कुछ हानिकारक तत्व थे, लेकिन उनके शिष्यों के लिए उनके पास स्पष्ट नियम थे और दानव शिष्य के अलावा किसी को मारने की अनुमति नहीं थी। डार्क सोल संप्रदाय बाहरी लोगों के लिए एक दुष्ट संप्रदाय था और सही भी था, लेकिन अंदर से दक्ष को सामान्य संप्रदायों से बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिला था। दूसरी ओर यह जगह वास्तव में अव्यवस्थित लग रही थी। हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लोग मर रहे थे और किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसने कुछ लोगों को भी देखा जो बुजुर्गों की तरह दिख रहे थे, जो अपने आसपास हो रही किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहे थे। इस जगह पर स्पष्ट रूप से बहुत सारे नियम नहीं थे और दक्ष को इसका अंदाजा हो गया था। उन्होंने इस जगह पर कई तरह की संरचनाएं भी देखी। पिछली मंजिल पर सिर्फ बुजुर्गों के आंगन थे जो आलीशान तो लग रहे थे, लेकिन ज्यादा रोमांचक नहीं थे। दूसरी तरफ इस जगह पर कई चीजें थी। दक्ष ने बड़े बड़े बगीचे, झीलें, तालाब देखे जो खून से भरे हुए लग रहे थे। लड़ाई के मैदान जहां कुछ लोग अपने विरोधियों के खिलाफ अभ्यास कर रहे थे। उसने कुछ ऐसी जगहें भी देखी जहां एक एल्डर शिष्यों की एक बड़ी भीड़ को कुछ सिखा रहा था। चूंकि डार्क सोल्स वेलो यही नहीं रोका, इसलिए उसने समझ लिया कि यह संभवतः एक वर्ग था, लेकिन उसका वर्ग नहीं था। आधे घंटे के बाद डार्क सोल्स वेलो नीचे उतरने लगा। दक्ष ने देखा कि यह एक ऐसी ही सभा से पहले की बात है, लेकिन यहाँ शिष्यों की संख्या कम थी। इस क्षेत्र में केवल 50 शिष्यों का समूह था। 40 वर्ष की आयु वाली एक महिला शिष्यों के सामने आंखें बंद करके बैठी थी। दक्ष ने अनुमान लगाया कि कक्षा अभी शुरू नहीं हुई है या यह एक ध्यान कक्षा थी। डार्क सोल्स वेलो अखाड़े से पहले जमीन पर उतरा। म्यू यून दक्ष के साथ नीचे उतरी और अपनी डार्क सोल्स वेलो को फिर से जानवर की थैली में वापस भेज दिया। उसने दक्ष का हाथ पकड़ लिया और अखाड़े की ओर चलने लगी। अखाड़ा एक बड़े मैदान जैसा था जिसमें पत्थर का फर्श था। यह एक बड़ा गोलाकार अखाड़ा था जिसका व्यास 500 मीटर था। आंगन के ठीक बीच में एक सुंदर आंगन था। आंगन के सामने एक महिला बैठी थी। उसके सामने 50 या उससे ज्यादा शिष्य थे। वह 40 के आसपास की लग रही थी। उसके लंबे काले बाल और सुंदर भूरी आंखें थी। उसने एक सुंदर लाल पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी सुंदर त्वचा को ढक रही थी। वह भूत मंदिर की एक बुजुर्ग थी, बिल्कुल म्यू यू की तरह। अखाड़ा चारों ओर से 12 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और अखाड़े में प्रवेश का केवल एक ही रास्ता था जो सामने से था। मैंने अखाड़े के दरवाजे को धक्का दिया और उस स्थान में प्रवेश किया। जैसे ही मैंने अखाड़े में कदम रखा, काले बालों वाली महिला ने अपनी आंखें खोली। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा और बिना किसी बदलाव के उसे अपनी ओर आते देखा। मैं उसकी ओर बढ़ता रहा और जल्द ही उन शिष्यों के पास से निकल गया जो आगे की ओर ध्यान लगाए हुए थे और उन्होंने पीछे से आते हुए मैं पर ध्यान नहीं दिया था। नमस्कार एल्डर म्यू। शिष्यों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। सभी ने म्यू यन का अभिवादन किया सिवाय 3 शिष्यों के जो एक दूसरे के पास बैठे थे। वे तीनों लड़कियां थी और वे वही लड़कियां थी जिन्होंने असली मलिन को मारा था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपने सामने दक्ष को देखा जो मलिन का रूप धारण कर रहा था। वह जीवित कैसे हो सकता है? वे सभी अब चिंतित थे क्योंकि सभी जानते थे कि इल्म्यू एक दयालु व्यक्ति नहीं थे। अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने उसके बेटे को मारने की कोशिश की थी तो वह उन्हें सजा दिलाने के लिए दुनिया के दूर के छोर पर चली जाएंगी, सिर्फ इसलिए कि वे एल्डर म्यू यून से डरते थे। उन्होंने मलिन को भूत मंदिर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी। उस पर हमला करने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उसने किसी को यह नहीं बताया कि उन्हें बाहर बुलाया गया है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है, उन्होंने मलिन पर हमला करना शुरू किया और उन्होंने उसके शरीर को झील में फेंक दिया। अगुवाई करने वाली लड़की ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने सबसे कीमती ताबीज का भी इस्तेमाल किया था कि वह कभी
ना मिले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे मलिन को फिर कभी देख पाएंगे, लेकिन न केवल वे उसे अब देख रहे थे बल्कि यह उसका शरीर भी नहीं था जो किसी को सहयोग से मिला था। यह मूलन था जो उनके सामने खुद ही चल रहा था। वह स्पष्ट रूप से जीवित था। वे डरे हुए थे कि आगे क्या होने वाला था। उनका मानना था कि इल्डमयन संभवतः उन्हें उनके किए की सजा देने के लिए यहाँ आए थे। मयन, आज तुम उसके साथ यहाँ कैसे हो? क्या तुम कक्षाओं में भी उसकी देखभाल करने जा रही हो? काले बालों वाली लड़की ने मु युन की आंखों में देखते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहा, ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है रुवान। मैं यहाँ तुम्हें एक महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में बताने आई हूँ और यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम इसे समझो। यह म्यू लिन से संबंधित है और कल उसके साथ जो हुआ। म्यू युन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके शब्द शिष्यों और विशेष रूप से उन 3 लड़कियों ने सुने जिन्होंने म्यू लिन की हत्या की थी। वे भागना चाहते थे लेकिन उन्हें पता था कि वे कोशिश करने पर भी म्यू से आगे नहीं निकल सकते और यह सिर्फ उनका अपराध साबित करेगा। वे सिर्फ अपने झूठ पर अड़े रह सकते थे और दावा कर सकते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। भागने का एकमात्र तरीका यह था कि वे पीड़ित होने का नाटक करें और साबित करे कि मलिन झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसने भविष्य में उन्हें दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। उसके बारे में क्या क्या वह आखिरकार 1 साल बाद सफलता पाने में कामयाब हो गया और अपनी उस बाधा को पार कर गया जो उसे परेशान कर रही थी। रुवानिया ने म्यू युन से पूछा, मुझे किसी तरह संदेह है कि होगा। म्यू युन ने दक्ष की ओर देखा और आह भरी उसने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, मैं यहाँ उसकी दुर्घटना और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने आई हूँ जो चिंता का विषय है। कल जो हुआ वह ये था कि जब वह मंदिर के बाहर था तो उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया था। जब उसे वापस लाया गया तो वह घायल था। हालांकि उसे बचा लिया गया था लेकिन उसने अपनी सारी यादें खो दी थी। उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मैं या उसका नाम भी नहीं। म्यू युन ने रुवानिया से अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। उसकी याददाश्त चली गई। तीनों लड़कियां बड़बड़ा हुए बोली। जैसे ही उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई वे राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे बच गई हैं। उससे कुछ भी याद नहीं है। खेती बाड़ी के बारे में क्या? रुवान ने पूछा। कुछ बुनियादी चीजों के अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, उसे अपना कोई भी कौशल याद नहीं है। म्यू युन ने जवाब दिया, कोई हुनर भी नहीं। फिर तुम उसे यहाँ क्यों लाए? मैं उसे शुरू से कुछ नहीं सिखाने जा रही हूँ, मेरे पास करने के लिए और भी काम है। रुवान ने कहा, उसे वापस ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे शुरू से ही पढ़ाओ। मैं चाहती हूँ कि वह कक्षाओं में जाए और कल से पहले की तरह जीवन जिए। जब उसके जीवन में सामान्यता की कुछ झलक दिखेगी तभी वह सब कुछ याद रख पाएगा। एल्डगू ने यही कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। वह इस कक्षा में भाग ले रहा है और तुम इसे दिन का रोजमर्रा का अनुभव बनाओगी। मैं शाम को वापस आऊंगी। मुयर ने रुवान से कहा। इससे पहले कि वह दक्ष की ओर देखे, तुम आगे बैठती थी, वहीं बैठो। प्रिय एल्डर रुवान, जल्दी ही व्याख्यान शुरू करेंगे, म्यू युन ने दक्ष से कहा और एक खाली सीट की ओर इशारा किया। दक्ष सीट की ओर चला गया। वह उन 3 लड़कियों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका जिन्होंने मलिन को मार डाला था। उसकी एक नजर ही उनके दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोकने के लिए पर्याप्त थी। उसकी नजर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दूसरे लोगों पर पड़ी और फिर वह सीट पर बैठ गया। म्यू युन ने अपना सिर हिलाया और रुवान की ओर देखा। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना उसने जाने से पहले उससे कहा। म्यू ये अखाड़े से बाहर चली गई, अपनी डार्क सोल ईगल पर बैठी और उड़ गई। रुवान जी ने दक्ष की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फिर से ध्यान लगाना शुरू कर दिया हो। मुझे अब पता चल गया है कि क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए ये ध्यान की क्लास नहीं हो सकती। कोई और शिष्य ऐसा नहीं कर रहा है क्या? ऐसा है कि वह सही समय का इंतजार कर रही है। कुछ लोगों को हमेशा समय पर आने की आदत होती है, वह शायद उन लोगों में से एक हो। दक्ष ने रुवान की ओर देखते हुए सोचा, मिलाओ ही वह व्यक्ति थी जिसने उसका गला घोंटा था और मिलाओ और दक्ष के बीच सिर्फ 3 लोग बैठे थे। उसकी जहरीली नजर कभी भी उसकी पीठ से नहीं हटी। दक्ष अपनी दिव्य इंद्रियों के जरिए उसे अपनी ओर देखते हुए दे सकता था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। कल जो हुआ उसके बाद वह जीवित कैसे हो सकता है? मिलाव की एक सहेली ने उसके कान में फुसफुसाना ने उसे घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम मुसीबत में पड़ने वाली हो, अपना मुंह बंद रखो और कुछ भी मत कहना। कल कुछ नहीं हुआ, उसने अपने दोस्त को जवाब दिया जो उसका अनुयायी जैसा था। 5 मिनट और बीते और रुवान जी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने अपने चेरी ब्लॉसम जैसे होंठ खोले और बोलना शुरू किया, ठीक है, दिन की शुरुआत करने का समय आ गया है। आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि आज ये सब आपके प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के बारे में होगा और हम मुख्य रूप से नजदीकी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप किसी दुश्मन से लड़ रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा समय आता है जब आप लंबी दूरी तक नहीं लड़ सकते, शायद इसलिए क्योंकि आपकी क्यूई खत्म हो गई है या आपके पास अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह कोई अच्छी लंबी दूरी की मार्शल स्किल नहीं है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको अपने दुश्मन के करीब जाकर नजदीकी लड़ाई में शामिल होने की जरूरत पड़ सकती है। अधिकांश साधक इस वास्तविकता या संभावना को अनदेखा करते
है, आप इसे जो भी नाम देना चाहे, ये लापरवाही मौत का कारण बन सकती है और अक्सर आपदा का कारण बन सकती है, इसलिए मैं आपको नजदीकी मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहूंगा, रुवान ने कहा। अल्पविराम, हम इसे बाद में जारी रखेंगे, लेकिन पहले मुझे ये देखना होगा कि आप सभी कहाँ हैं। चलो, दिन की शुरुआत कुछ लड़ाई से करते हैं। आप सभी को एक एक लड़ाई से गुजरना होगा और लड़ाइयाँ नजदीकी सीमा की लड़ाइयाँ होंगी। इसके अलावा आप इन लड़ाइयों में किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने कहा, आज यहाँ आप 50 लोग हैं और आप सभी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ा जाएगा। आप कोई कौशल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह एक हाथ से हाथ की लड़ाई होगी, बस इतना ही। आप लोगों ने मेरे बगल में जो बक्सा देखा है उसके अंदर 50 कागज की पर्चियां हैं और हर पर्ची पर एक नंबर है। वह नंबर आपके प्रतिद्वंद्वी का फैसला करेगा जिससे आप लड़ेंगे। एक एक करके यहाँ आए और एक पर निकालकर अपनी सीट पर वापस जाए। रुवान ने घोषणा की, हम आपसे शुरू करेंगे। उसने पहली पंक्ति के बाएं कोने में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। वह एक लड़का था जिसकी ओर उसने इशारा किया। वह लड़का यहाँ उपस्थित 50 लोगों में से सबसे अच्छे शिष्यों में से एक था। वह देखने में 20 साल से कम उम्र का लग रहा था। अपनी कम उम्र के बावजूद वह पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के शिखर पर था। उसका नाम रूशेन था। रूशेन उठकर बॉक्स के पास गया। उसने अपना हाथ बॉक्स के अंदर डाला और उसमें से एक पर्ची निकाली और वापस चला गया। अगला व्यक्ति उठकर आगे की ओर बढ़ा और उसने भी डिब्बे से एक पर्ची निकाली और वापस चला गया। एक के बाद एक लोग आगे बढ़ते रहे और पीछे हटते रहे। जल्द ही दक्ष की बारी आई। क्योंकि वह आगे की पंक्ति में बैठा था, वह दूसरों के पीछे गया, खड़ा हुआ और की ओर चला गया। उसने एक पर्ची निकाली और अंदर का नंबर देखा। ये 25 नंबर था। दक्ष भी अपनी सीट पर वापस चला गया। लोग आगे बढ़ते रहे और वापस लौटने से पहले अपनी पर्चियां लेते रहे। कुछ ही देर में सबका काम खत्म हो गया। सबने पर्चियां ले ली। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। जो दो लोग नंबर 1 पर थे वे खड़े हो जाएं और आगे आ जाए। रोवान जी ने कहा। जो दो लोग खड़े हुए थे वे दोनों लड़कियां थी। दोनों लड़कियां आगे आए और रोवानली के सामने खड़ी हो गई। तुम दोनों के बीच आज पहली लड़ाई होगी। भले ही हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये बच्चों की लड़ाई नहीं होगी। जब तक तुम में से कोई एक बेहोश ना हो जाए तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी। रुवान ने घोषणा की, वहां जाओ और लड़ाई शुरू करो। लड़कियों ने अपना सिर हिलाया और मैदान के एक खाली स्थान के पास चली गई। दक्ष उत्सुक था और उसने दिलचस्पी से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि शिष्य अन्य स्थानों के लोगों से किस तरह अलग है। वह देखना चाहता था कि समान साधना वाले औसत साधकों की तुलना में वे कितने मजबूत हैं। अल्पविराम, हालांकि दक्ष ये देखना चाहता था कि लड़कियां एक औसत साधक की तुलना में कितनी मजबूत थी जिसकी साधना एक जैसी थी, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए सटीक रीडिंग प्राप्त करना असंभव था, क्योंकि उनमें से किसी को भी मार्शल कौशल का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। वे केवल अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके ताकत और रणनीति की लड़ाई में शामिल हो सकते थे। मार्शल कौशल के इस्तेमाल के बिना उनकी वास्तविक ताकत को देखना असंभव था। जब तक वे अपनी साधना और कौशल का इस्तेमाल नहीं करते तब तक वह उनके बारे में सटीक जानकारी नहीं पा सकता था। लेकिन इससे दक्ष को भविष्य के लिए कुछ परेशानियों से भी बचाया जा सका। भले ही उसने तय किया था कि वह लड़ाई न करने के लिए याददाश्त न होने का बहाना इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर वह बहाना रवानगी पर काम नहीं करता और उसने उसे किसी भी कीमत पर लड़ने के लिए कहा तो उसके पास अभी भी बढ़त थी। जब तक ये रणनीति और ताकत की लड़ाई थी, उसे विश्वास था कि वह संदेह पैदा किए बिना इसे संभालने में सक्षम था। लेकिन अगर कौशल का उपयोग करने की बात आती तो वह मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि वह अपने कौशल नहीं दिखा सकता था और वह मलिन के कौशल को नहीं जानता था। सौभाग्य से अभी स्थिति ऐसी नहीं थी। कुल मिलाकर मौजूदा दृश्य को देखते हुए उसे यह स्थिति अभी भी संभालने लायक लगी। जब वह अभी भी लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहा था तो उसने सुना कि आसपास बैठे लोग बातें करने लगे हैं। एली निश्चित रूप से जीतेगी, मेरे मन में एक भी संदेह नहीं है। डलिया को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसे सिर्फ एली के साथ मैच करना था। कितनी बुरी किस्मत है, उनमें से एक ने कहा। मैं सहमत हूँ। ये स्पष्ट है कि दलिया के पास कोई मौका नहीं है और वह आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकती। वह केवल लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकती है और शालीनता से पराजित हो सकती है। लड़ाई खत्म होने का एकमात्र तरीका यह है कि अगला व्यक्ति बेहोश हो जाए और ये दिखावा करना असंभव है, क्योंकि एल्डर रुवान लड़ाई देख रही है और उसके पास एक कौशल है जो उसे यह जानने में मदद करता है कि कोई वास्तव में बेहोश है या नहीं। डुलिया कुछ नहीं कर सकती सिवाय पराजित होने के। एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया। दक्ष ने उनकी बातें सुनी और अनुमान लगाया कि लड़कियों में से एक को स्पष्ट रूप से लाभ था, लेकिन वह अनुमान नहीं लगा सका कि वह कौन थी। वह मिलाओं को छोड़कर यहाँ किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जानता था जिसने मलिन को मार डाला था, इसलिए वह नहीं जानता था कि एली कौन थी। दोनों लड़कियों की साधना एक जैसी थी, इसलिए वह किसी का भी अनुमान नहीं लगा सका। हालांकि उसके पास अब भी याददाश्त खोने का बहाना था, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने उन लोगों की ओर देखा जो बात कर रहे थे। एली कौन है? दक्ष ने पूछा। लोगों ने उसके चेहरे पर समझदारी भरी नजर से देखा। मैंने इल्म्यू के शब्द
शब्द सुने आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं, इसलिए ये समझ में आता है कि आप नहीं जानते कि एली कौन है। वह नीली वर्दी वाली लड़की है, उनमें से एक ने जवाब दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, उसके बाद तुम उसे कभी भूल पाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि चोटें कुछ भी कर सकती हैं। एक और व्यक्ति ने भी यही कहा। दक्ष मुस्कुराए बिना न रह सका। इस लड़के के साथ क्या हुआ? क्या उसकी किस्मत वाकई इतनी खराब थी? इस क्लास की एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारा और इसी क्लास की 3 लड़कियों ने उसे मार डाला। लड़कियों के साथ उसका भाग्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। वह लड़कियों की ओर देखने लगा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने बताया था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ ये स्पष्ट हो गया कि कौन जीतेगा। एली ने सीधे हमला किया था और डुलिया ने सीधे एली की मुट्ठी से अपना चेहरा बचाया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। एक लात उसके पेट पर पड़ी जिससे वह उड़ गई। डुलिया जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून निकला। वह खड़े होते समय अपने दुखते पेट को थामे रही। एली ने एक सच्चे योद्धा की तरह काम किया और डुलिया को उठने का समय दिया, लेकिन दक्ष जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि एली के चेहरे पर किसी तरह का अहंकार था। दक्ष का मानना था कि वह जानबूझकर दूसरे शिष्यों के सामने दिखावा करना चाहती थी और इसीलिए उसने डली पर तब हमला नहीं किया जब वह नीचे थी। हालांकि दक्ष को इसकी परवाह नहीं थी, वह पूरा दिन ले सकती थी और